हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। कोलिजन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैं आज आपको उसके ऊपर बिल्कुल कम टू द पॉइंट बात करूंगा और जो क्रैश कोर्स के हिसाब से जितना बढ़िया आपको बताऊंगा कोशिश करता हूँ। बस आप लेक्चर को पूरे बच्चों ध्यान से देखें, पूरा लेक्चर देखें। तो दिस इज नथिंग बट इट इज सिंपली कोलिजन। पहली बात तो कोलिजन का मतलब क्या होता है? सिंपल टक्कर से होता है। अभी जो टक्कर है, इस टक्कर को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोगों को समझना होगा, जिसमें पहली जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज a line of motion. What is this? Line of motion. It is basically direction of velocity होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? line of motion बोलते हैं। अब एग्जांपल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। प्यारे बच्चों के एक दूसरे टर्म होते हैं लाइन ऑफ कोलिजन। ओके, इस लाइन ऑफ कोलिजन को आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी कहते हैं। ओके, इट्स एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये छोटे छोटे वो पॉइंट्स हैं जो मिस करने की वजह से हम कभी कभी भारी प्रॉब्लम की तरफ अप्रोच नहीं कर पाते। तो प्यारे बच्चों, लाइन ऑफ मोशन इज LOM, लाइन ऑफ कोलिजन इज LOC। ओके, इट इज नथिंग बट इट इज सिंपली द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? आइए एग्जांपल से समझते हैं प्यारे बच्चों। एक बॉल जिसकी स्पीड कितनी है? U1 पॉजिटिव एक्स में जा रही है। एक बॉल जिसकी स्पीड कितनी है? U2, और ये आपस में टकरा रही है। तो जब ये आपस में टकराएंगी तो टकराते समय आप प्लीज ध्यान दीजिए, ये इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। कौन सी? ये। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है यही एक्चुअली में क्या कहलाएगी? इसकी LOM कहलाएगी। क्लियर है? जब ये बॉल इस बॉल से टकराती है तो टकराने के बाद प्यारे बच्चों में फोर्स लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस पर। ऐसे ये इस पर नॉर्मल इधर लगाएगा, ये इस पर नॉर्मल इधर लगाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये एक्चुअल में क्या कहलाती है? इसे हम लोग LOC बोलते हैं। अब ये पूरे एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लियर है प्यारे बच्चों? फिर एक बॉल ऐसे आ रही है, अभी इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मुंह मारने की डायरेक्शन। जिधर ये मुंह मारेगी इसका मतलब ये क्या है? लाइन ऑफ मोशन है। और प्यारे बच्चों, जब ये इस सरफेस से, इसको दूसरे एग्जांपल में समझें, जब ये इस सरफेस पर आ रही है तो ये क्या है? सर ये तो है इसका लाइन ऑफ मोशन। लेकिन जब ये सरफेस पर स्ट्राइक करके टकराएगी तो टकराने पर इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? सर फोर्स लगेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा ना। इसको वेलोसिटी से क्या लेना देना है? तो इसका मतलब जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में, इसी को क्या कहेंगे? LOC कहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ LOC एंड LM आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कहने का कि LOC डज नॉट डिपेंड ऑन LOM, यानी कि LOC का LOM से कोई खास रिश्ता या कोई लेना देना नहीं है। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? अब एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए ये वाली बॉल ऐसे जा रही है, चलिए एक रेस्ट पर बॉल है जिससे टकरा गई, तो जब ये ऐसे जा रहे हैं तो ये क्या है? सर ये इसका लाइन ऑफ मोशन है। लेकिन जब इससे स्ट्राइक करेगी, टकराएगी तो ऐसे ही ना, तो जब टकराएगी तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस पर ये नॉर्मल लगेगा। तो जो नॉर्मल जिस डायरेक्शन में लग रहा है ये एक्चुअल में LOC है। क्या मेरी बात क्लियर है? इसी तरह से प्यारे बच्चों बॉल ऐसे, तो प्यारे बच्चों जब भी बॉल ऐसे आके टकराई तो ऐसे आके टकराने में ये इसके मुंह मारने की डायरेक्शन, इसका मतलब ये क्या हुआ? सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज LOM। ओके, और प्यारे बच्चों ये क्या है? सर फोर्स तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये नॉर्मल होगा, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ LOC। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझें। इफ LOC एंड LOM आर इन सेम डायरेक्शन, अगर LOC LOM सेम डायरेक्शन में, तो कोलिजन क्या कोलिजन कहलाता है? इट इज टर्म्ड एज हेड ऑन कोलिजन। क्या कहलाता है? इट इज टर्म्ड एज हेड ऑन कोलिजन। ओके, एंड इफ LOC एंड LOM आर इन डिफरेंट डायरेक्शन देन इट इज टर्म्ड एज ऑब्लिक कोलिजन। तो प्यारे बच्चों ऐसे मैं कह सकता हूं कि जो कोलिजन है वो मेरे पास दो तरह से है, एक हेड ऑन और द सेकेंड है ऑब्लिक। हेड ऑन वो जिसमें LOC एंड LOM आर इन सेम डायरेक्शन। क्या क्लियर है? और ऑब्लिक वो जिसमें LOC एंड LOM आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या मेरा बच्चों मेरी बात क्लियर है? तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे ये क्या है? सर ये है LOM, ये क्या है? LOC। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? यस। So it is a kind of what? It is a head-on collision. प्यारे बच्चों LOM इधर, LOC इधर, तो एक ऐसा collision है। सर it is a kind of oblique collision. प्यारे बच्चों ये वाला जो collision है इसमें ये क्या है? LOM, ये LOC, तो it is again an oblique collision। और प्यारे बच्चों ये वाला और ये वाला भी ये किस तरह का एग्जाम्पल है? It is again an oblique collision। क्या क्लियर है?
तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, LOC LOM के आधार पर कोलिजन के टाइप्स बता सकता हूँ। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे चर्चा करेंगे जिसे आप कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन प्यारे बच्चों। और उसकी बेसिक डेफिनेशन अगर हमें समझ में आएगी तो मुझे लगता है कि कोलिजन के सवाल को सही होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसे आप बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? इसको भाई ई से डिनोट करते हैं। ओके, बहुत काम होने वाला है। कोलिजन का मतलब ई से ही होता है। अगर ई नहीं है तो समझ जाओ कि कोलिजन का कोई मतलब ही नहीं। अगर आपको ई नहीं आता तो ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन प्यारे बच्चों है क्या, जरा ध्यान से समझें। एक्चुअल में क्या होता है, जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी से कोलाइड करती है, मानो एक बॉडी जिसकी स्पीड u1 है, एक बॉडी जिसकी स्पीड कितनी है u1 बढ़ा है किससे, u2 से। यार u1 को u2 से बड़ा होना ही पड़ेगा, वरना क्या कहेगा, इसके पीछे भागता रहेगा और इसकी टक्कर ही नहीं लगेगी। तो अगर ये प्यारे बच्चों इससे टकराए और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाए, टक्कर से पहले कितनी u1 v2 और टक्कर के बाद कितनी v1 v2। तो आप ये सोचिए कि जो v1 v2 है एक्चुअली ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स का मटेरियल कैसा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, यहीं से इलास्टिसिटी जो वर्ड आता है उसी से हम लोग कनेक्ट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। किसको? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को उससे क्या पहले बच्चों ई से डिनोट करते हैं। और इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, दैट बेसिक डेफिनेशन इज इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन टू इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अभी आप इस डेफिनेशन को बस याद रखें, लास्ट में जब हम कोलिजन खत्म करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ध्यान दें। v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। प्यारे बच्चों v2 कौन सी वेलोसिटी है? टक्कर लगने के बाद सेकंड बॉल की वेलोसिटी है। v1 कौन सी वेलोसिटी है? टक्कर लगने के बाद पहले बॉल की वेलोसिटी है। u1 टक्कर लगने से पहले इसकी वेलोसिटी है। एंड u2 इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। क्लियर है? प्यारे बच्चों ई रेशियो है वेलोसिटीज का। अब आप कहेंगे सर ये दो वेक्टर्स का डिवीजन है। नहीं बेटे, वेक्टर्स का डिवीजन नहीं है। एक्चुअल में ये वेलोसिटीज डायरेक्शन के साथ रखे जाएंगे, फिर इनका मोड ले लिया जाएगा और मोड लेकर के एक्चुअल में मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसकी ई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्योंकि प्यारे बच्चों सेपरेट होने के लिए ऑब्वियस है ये वाले का रिलेटिव लिखना होगा, तभी तो पता लगेगा। अगर मैं इसके रिलेटिव मान लीजिए इसको रोक दूं तो क्या इसकी वेलोसिटी उल्टी करके इसको दे दूंगा। तो इस तरह से भी मैं इसको समझ सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट क्या है? दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अलोंग LOC। ओके, किसके अलोंग? LOC के अलोंग। LOC आप समझ रहे हैं, LOC वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी मुंह मारती है, नहीं जिस डायरेक्शन में बॉडीज पर क्या लगते हैं प्यारे बच्चों, फोर्स लगते हैं। यानी कि मैं केवल वही वाली वेलोसिटीज लूंगा जिन वेलोसिटीज के कोरस्पॉन्डिंग मुझे फोर्स का अंदाजा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कि जिस डायरेक्शन में बॉडी पर क्या लगेगा फोर्स, उसी डायरेक्शन में मैं क्या करूंगा, वेलोसिटीज को लूंगा। खैर ये भी आपको आगे जाकर के समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट ये था। ई के बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों अगर ई है जीरो, यानी कि ई के बिहाफ पर भी हम कोलिजन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर ई की वैल्यू कितनी है 0, तो इसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या कहते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे वेट क्ले, गीली मिट्टी को आप देखो कहीं भी फेंकोगे तो चिपक जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब परमानेंटली डिफॉर्म हो गई। ओके, अगर परमानेंटली डिफॉर्म हो रही है तो इसका मतलब बॉडी के लिए ई बराबर क्या हो गया? 0। क्लियर है? प्यारे बच्चों ई बराबर 1 का मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? दूसरा ई की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में, किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में, तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों इनइलास्टिक कोलिजन। या कहीं कोलिजन वर्ड दिया जाए तो समझ लीजिए इनइलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ई की वैल्यू प्रैक्टिकली कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, तो इसलिए 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ये 0 और 1 आइडियल सिचुएशंस होते हैं। प्यारे बच्चों जो ई होता है ये डिपेंड करता है केवल नेचर ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स पर। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि रेशियो है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड मास। इसे बॉडी के शेप से और इसी बॉडी के मास से इसका कोई लेना देना प्यारे बच्चों नहीं है। आइए क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए वेक्टर्स है, साइन के साथ इनकी वैल्यू हमें रखनी होगी। मैंने कहा एक बॉडी जो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही किसी दूसरी बॉडी से टकराती है जिसकी वेलोसिटी प्यारे बच्चों 1 मीटर पर सेकंड है। टक्कर के बाद, किसके बाद? आफ्टर कोलिजन।
ये वाली कहानी क्या है, ये है सर BC मतलब बिफोर कोलिजन, बिफोर क्रैश नहीं, और ये क्या कह रहे हैं बच्चों AC यानी कि आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी 4 और उसकी कितनी है 7। अब मुझसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैलकुलेट करो, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज व्हाट सर V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब अच्छा कमाल की बात यह है कि यही डायरेक्शन LOC की भी है क्योंकि फोर्सेस इसी डायरेक्शन में लगेंगे, क्या यही LOM भी है, तो यही वाली वेलोसिटी लिखनी होगी। तो प्यारे बच्चों डेफिनेशन से मैं लिख सकता हूं U1 क्या होगा सर +5 होगा, U2 कितना होगा प्यारे बच्चों +1 होगा, V1 कितना होगा +4, V2 कितना होगा +7। यहां रख दीजिए इसकी वैल्यू उठा करके V2 माइनस V1 यानी कि 7 माइनस 4 अपॉन U1 माइनस U2 यानी कि 5 माइनस 1। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/4 आ गई है। और अगर E की वैल्यू 3/4 आ रही है, क्या ये 1 से छोटी है? यस सर। इसका मतलब जो कोलिजन है प्यारे बच्चों, द नेचर ऑफ द कोलिजन इज इनइलास्टिक कोलिजन। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, E के बाद कोलिजन का नेचर बता सकते हैं। क्लियर है? आइए करते हैं कुछ और सवाल, थोड़ी सी और प्रैक्टिस E को लेकर के। तो ये प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल। दिस इज द बॉल A, ओके, जो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ये वाली बॉल इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, इनिशियल टक्कर लगने से पहले की बात कर रहे हैं। ओके, कोलिजन के बाद इस वाली बॉल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और इस वाली बॉल की वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहली बात, कैसा कोलिजन है सर? हेड ऑन। क्यों? क्योंकि सर यही क्या है LOM और यही क्या है प्यारे बच्चों LOC। क्लियर? तो क्या मैं जानता हूँ डेफिनेशन ऑफ E, दैट इज व्हाट, दैट डेफिनेशन ऑफ A is V2 minus V1 upon U1 minus U2। प्यारे बच्चों साइन के साथ वैल्यू रखें, दैट U1 is what +5, that U2 is -2। क्लियर? दैट V1 is +2 and that V2 is again +2। तो E की डेफिनेशन से V2 minus V1 क्या लिखूं? V2 minus V1 upon U1 minus U2। क्या मेरी बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों यहाँ से मेरे पास ये V2 कितना है सर 2, V1 कितना है 2 अपॉन 5 माइनस -2 आ जाएगा। तो यहाँ से कुल मिला करके 2 - 2 0। तो प्यारे बच्चों E की वैल्यू कितनी आ गई 0। और अगर E क्या है 0 तो कैसा कोलिजन होगा? दिस कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया सवाल पे चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। अगर कोलिजन कैसा है? इलास्टिक है। क्वेश्चन में कहा गया है इफ द कोलिजन इज इलास्टिक। एक बॉल A जो कि 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दूसरी बॉल जो कि वेरी हैवी बॉल है या बॉल है, वॉल है, कभी कभी क्वेश्चंस में वॉल शब्द का यूज करते हैं। ओके, तो इट इज अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। प्यारे बच्चों टक्कर लगने से पहले की बात है। क्लियर हो गई बात? अब आपसे कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद बॉडीज की वेलोसिटीज क्या कीजिए? कैलकुलेट। जबकि आपको हिंट क्या दिया है कि कोलिजन इज इलास्टिक। अंडरस्टूड है कोलिजन इलास्टिक है, इसका मतलब E की वैल्यू कितनी यूज कर सकता हूँ? तो मैं जानता हूँ E is equals to V2 minus V1 upon U1 minus U2। प्यारे बच्चों E की वैल्यू कितनी है 1। मैंने माना कि टक्कर लगने के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी V1 और इसकी कितनी होगी V2। इन क्वेश्चन में एक असम्पशन आपको मानना पड़ेगा जो कहीं गिवन नहीं होता। क्या? चूंकि इट इज अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट, तो इस वेरी हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे एक्चुअल में इस बॉल के टकराने का फर्क नहीं पड़ता। आप एक बात समझिए, अगर एक साइकिल वाला किसी ट्रेन से आके टकराएगा तो क्या ट्रेन की स्पीड पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब आपको मन से समझना होगा कि इस बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज इन V2। क्या क्लियर है? तो इसका मतलब सर V2 क्या 10 ही होगी? यस। यानी कि टक्कर लगने के बाद ये जो बॉडी है ये अभी भी कितने से जा रही होगी? ये अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब क्या ये V2 है? यस सर। 10 या -10? सर V2 की वैल्यू कितनी होगी? -10। अब प्यारे बच्चों E को लिख सकता हूँ V2 minus V1 upon U1 minus U2। E की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। इज इक्वल्स टू यस -10, V1 निकालना है। ओके, U1 minus U2। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? -10, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो ये माइनस होगा और ये क्या होगा? प्लस। तो यहां से मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो सिंप्लीफाई करके प्यारे बच्चों मेरे पास जो V1 आ जाता है, दिस V1 कम्स आउट टू बी -12 मीटर पर सेकेंड। यानी कि भाई जब इस छोटी सी हल्की सी बॉल को सोचो किससे टक्कर लगी? ट्रेन जैसे ऑब्जेक्ट से टक्कर लगी, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी आ गई है? 22 मीटर पर सेकेंड।
इधर आ गई है। तो जरा सोचो, कुछ पता लगा साइकिल वाला कहाँ गया, सर भगवान जाने कहाँ गया, लेकिन मजा ही आ गया। वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, हालांकि गजब हो गए, बढ़ के कितनी होगी 22 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इसकी प्यारे बच्चों आ गई है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जब भी कभी वेरी हैवी ऑब्जेक्ट कहा जाए तो मान करके चले कि वेरी हैवी ऑब्जेक्ट के केस में इस बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने है, इसका ध्यान रखना, बहुत काम आने वाला है। एक बॉल जिसको कितने हाइट से ड्रॉप किया है, h हाइट से प्यारे बच्चों ड्रॉप किया है। क्लियर है मेरी बात? तो अगर इसको ड्रॉप किया है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, टक्कर लगने से जस्ट पहले, सर इट वुड बी √2gh। ओके, तो जब इसके पास वेलोसिटी कितनी प्यारे बच्चों, इतनी, और ये सरफेस एक फिक्स सरफेस है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर इन दोनों के लिए क्या हो, E, यानी कि दोनों का सरफेस नेचर अलग अलग हो सकता है, तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो, E। तो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन, यानी कि टक्कर लगने के बाद आपसे पूछा है कि यार बॉल की वेलोसिटी फाइंड कीजिए। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। ओके मेरे बच्चों, बॉल को ऐसे ड्रॉप किया तो टक्कर लगने के जस्ट बाद आपको क्या बतानी है, इसकी वेलोसिटी बतानी है, जबकि किसी फिक्स सरफेस से टकराए। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैंने माना कि टक्कर लगने के बाद बॉल की स्पीड कितनी है, इस वाले बॉल की स्पीड v1 है। ये प्यारे बच्चों सरफेस एक फिक्स सरफेस है, ये सरफेस फिक्स सरफेस है, तो ये पहले भी रेस्ट पर थी और ये अब भी क्या होगी, रेस्ट पर। तो पहले भी ये रेस्ट पर है, अब भी ये क्या है, रेस्ट पर ही होगी। क्लियर है? एक बॉल ये, एक सरफेस ये, कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट पता लग रहा है? यस सर। बॉल किससे टकरा रही है, सरफेस से। तो प्यारे बच्चों, इस बॉल की स्पीड टक्कर लगने से पहले इसकी स्पीड कितनी है, v0 है। इस सरफेस की स्पीड कितनी है, 0। टक्कर लगने के बाद मैंने माना इसकी स्पीड कितनी है, v1 है, और ये क्या है, रेस्ट पर। तो प्यारे बच्चों, पहली बॉडी क्या हुई, बॉल, दूसरी बॉडी हुई सरफेस। तो टक्कर लगने से पहले इसकी वेलोसिटी हुई -v0। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव प्यारे बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। u2 कितना है, 0। सर ये जो सरफेस है क्या सेकंड बॉडी है? यस सर, क्योंकि कोलिजन किसके बीच हो रहा है, बॉल और सरफेस के बीच में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये रेस्ट पर है, तो इसकी वेलोसिटी u2 कितनी हो गई, 0। अब टक्कर लगने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी प्यारे बच्चों, v1, जो मुझे निकालनी है। और ये तो फिर भी क्या था, रेस्ट पर था, तो क्या रेस्ट पर ही रहेगा? यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, आइए डेफिनेशन लिखते हैं। e की v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। e की वैल्यू प्यारे बच्चों v2 कितना है, सर 0 है। ओके, ये v1 है। ओके, अपॉन u1 माइनस u2 से ये कितना है प्यारे बच्चों, -v0। जब यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो e v1 आ जाएगा, e टाइम्स ऑफ v0। इसका मतलब ये हुआ सर, टक्कर लगने के बाद जो इस बॉल की वेलोसिटी v1 होगी, दैट v1 विल बी e टाइम्स ऑफ v0, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी होगी इसकी, वो इसकी e टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी, e टाइम्स। लो कर लो बात, हो गया यार, कितने टाइम्स, e टाइम्स। तब जबकि सरफेस क्या होता है बच्चों, एक फिक्स सरफेस है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जब कोई बॉल किसी फिक्स सरफेस से टकराती है तो उसकी वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाती है, सर उसकी वेलोसिटी इस वाली वेलोसिटी की कितने टाइम्स हो जाती है, e टाइम्स हो जाती है। क्या मेरी बात प्यारे बच्चों क्लियर है? यस सर। और डायरेक्शन क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, अपोजिट। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये कोई फिक्स सरफेस होगी और ये बॉल आएगी और e है, तो टक्कर लगने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, e v0। यस, एग्जैक्टली मैं आपसे प्यारे बच्चों यही कहना चाह रहा हूं, बट ध्यान रहे, दिस वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। अब मैं आपसे कह रहा हूं यार, ये जो बॉल थी मैंने इसको ड्रॉप किया, टक्कर से पहले इसकी स्पीड कितनी थी, v0। टक्कर के बाद कितनी है, सर e v0, क्योंकि कितना टाइम हो जाएगी, e टाइम। फिर ये ऊपर गई, फिर नीचे आई। यार सब बच्चे जानते हैं सेम लेवल पे स्पीड क्या रहती है, सेम। तो टक्कर से, अब दूसरी टक्कर से पहले भी कितनी होगी, e v0। अब जैसे ही टक्कर लगी तो टक्कर लगने के बाद फिर कितनी होगी, सर इसका e टाइम, यानी कि e स्क्वायर v0। फिर ये e स्क्वायर v0 से गई, फिर वापस आई। अब फिर टक्कर लगी, टक्कर लगने के बाद क्या होगा, सर इसका भी e टाइम्स, यानी कि e क्यूब v0। तो प्यारे बच्चों, पहली टक्कर जब लगी, कौन सी टक्कर लगी, पहली टक्कर लगी, तो क्या e v0 हुआ? यस सर। जब प्यारे बच्चों दूसरी यानी कि सेकंड टक्कर लगी, तो क्या सेकंड टक्कर के बाद e स्क्वायर v0 हुआ, और थर्ड के बाद क्या हुआ, e3 v0 हुआ। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पहले कोलिजन के बाद इट इज e v0, सेकंड कोलिजन के बाद इट इज e स्क्वायर v0, थर्ड कोलिजन के बाद इट इज e क्यूब v0। तो सर इसका मतलब अगर nth कोलिजन हुआ तो क्या इसकी वेलोसिटी e टू द पावर n टाइम्स ऑफ v0 होगा। यस प्यारे बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि nth कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होती है वो पहली टक्कर का e टू द पावर n टाइम्स होती है, जहां e सभी बच्चे जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है।
प्यारे बच्चों सवाल करते हैं, बहुत बढ़िया सा सवाल, आइए ध्यान से देखें। एक बॉल जिसकी वेलोसिटी टक्कर लगने से पहले कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, ई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, हाफ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज हाफ। आपसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर व्हिच कोलिजन, फोर्थ कोलिजन के तुरंत बाद वेलोसिटी बताइए, जस्ट आफ्टर लिखता हूं, क्लियर है। तो सर इसका मतलब कौन सा कोलिजन, चौथा, तो v4 इज इक्वल टू e टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ v0। v0 कितना कह रहे बच्चों, सर टक्कर लगने से पहले है 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या 1 टू द पावर e की वैल्यू हाफ, हाफ टू द पावर 4 इंटू 10 से क्या मेरे पास प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 5/8 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से मैं बता सकता हूं कि nth कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल की e टू द पावर n टाइम्स होगी। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है। लेकिन ध्यान रहे ये वाले सरफेस क्या होनी चाहिए, रेस्ट पर, और वेलोसिटी सरफेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात क्लियर है, दिस वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आइए बढ़ते हैं उसके कुछ और बढ़िया बढ़िया रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिर आपके सामने आने वाला है कि आपसे कह रहा है कि हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर nth कोलिजन। आपने किसी बॉल को क्या किया, यहाँ से रेस्ट से ड्रॉप किया, ओके। आपने देखा होगा जब आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हो तो क्या उतनी हाइट तक जाती है, नहीं जाती सर, हर बार उसकी हाइट धीरे धीरे क्या होती चली जाती है प्यारे बच्चों, कम होती चली जाती है। वो डिपेंड करता है मटेरियल का नेचर एक्चुअल में कैसा है। तो आइए देखते हैं, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर nth कोलिजन, यानी कि जब ये बॉल आई, फिर टप्पा खाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि जिस समय इसका कौन सा कोलिजन हुआ, nth कोलिजन, तो nth कोलिजन पर प्यारे बच्चों अब ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, ये मुझे क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो ध्यान से समझते हैं, कितनी हाइट से ड्रॉप किया, h से, तो जरा बताइए नीचे आने पर स्पीड कितनी होगी, सर टकराने से जस्ट पहले होगी √2gh, क्लियर है। अब बताओ भाई, जब ये √2gh तो टक्कर लगने के बाद सर इसकी e टाइम्स हो जाएगी, तो e टाइम्स √2gh आ जाएगी। अब स्पीड ऑब्वियसली e की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो ये टर्म कम होगी, ये टर्म कम होगी तो हाइट कम हो गई। अब सोचो फिर ये वापस आएगी, फिर टकरा के जाएगी, तो इस बार किससे जाएगी, e स्क्वायर ऑफ दिस, यानी कि इसके e टाइम्स और इसके e स्क्वायर टाइम्स है। तो इस तरह से जब nth कोलिजन होगा तो प्यारे बच्चों क्या है, e टू द पावर n टाइम्स ऑफ √2gh से ऊपर की तरफ मुंह मारेगी। क्या क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ से h1। अब मैक्सिमम हाइट क्या होती है बॉल की, मैं जानता हूँ अगर किसी बॉल की स्पीड कितनी है u, तो दैट मैक्सिमम हाइट इज व्हाट, u स्क्वायर बाय 2g। अब मुझे मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी पता है, तो मैं एक काम करता हूँ h1 की वैल्यू निकालता हूँ। तो जो h1 होगा क्या उसके लिए ये वाली वेलोसिटी का काम करेगी, यस सर। तो दैट h1 इज व्हाट, दैट h1 इज, इसे प्यारे बच्चों मैं कहूँ u1 कहूँ, तो क्या u1 स्क्वायर बाय 2g, ओके। इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर, e टाइम्स ऑफ √2g, यहाँ उठा के पुट कर दिया, जब इसको यहाँ हमने इसके अंदर पुट कर दिया तो सॉल्व करके ये e स्क्वायर आ गया, ये 2gh आ गया, 2g छम्मा, तो बेटे e स्क्वायर इंटू h आ गया है। क्लियर है। यानी कि पहले टक्कर के बाद, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, कौन सा कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन, पहले कोलिजन के बाद इसकी जो हाइट होगी वो इस वाली हाइट का e स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी, e स्क्वायर टाइम्स। तो प्यारे बच्चों h1 इज e स्क्वायर h। अब h2 निकालना है तो सर e टू द पावर 4h। जब आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर बाय 2g करेंगे तो e टू द पावर 4 आ जाएगा। तो तीसरे के बाद e टू द पावर 6h। तो जरा बताओ n के बाद कितना, सर जब ये 2 है ये 4 है तो 2 2 जा, ये मेरे पास आ जाएगा सर 2 3 जा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ n। तो hn जो होगा प्यारे बच्चों वो e टू द पावर 2n इंटू h होता है, जहां h क्या है, इस बॉडी की इनिशियल हाइट है। क्या मेरी बात क्लियर है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखें फटाफट से, e की वैल्यू हाफ है और किसी बॉडी को 32 मीटर से ड्रॉप किया गया है। जब 32 मीटर से आपने इस बॉल को ड्रॉप किया तो आपसे पूछ रहा है बताओ भैया इसकी जो है सेकंड कोलिजन के बाद हाइट कितनी होगी। कौन से कोलिजन के बाद, सेकंड कोलिजन के बाद। तो सेकंड कोलिजन के बाद हाइट क्या होगी, h2, सेकंड इज व्हाट, e टू द पावर 2n, 2n, n की वैल्यू यहाँ क्या रख दी, 2 रख दी, तो यहाँ पे मेरे पास e की वैल्यू कितनी गिवन है प्यारे बच्चों, मुझे e गिवन है यहाँ पे हाफ, कोलिजन का नेचर ये रहा, हाफ की वैल्यू पुट करके यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर। यानी कि बॉल जब ये आई टकरा के यहाँ गई, ये पहला कोलिजन, और फिर जब ये दूसरा कोलिजन होगा
तो प्यारे बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी प्यारे बच्चों, 2 मीटर हो जाएगी। क्या क्लियर है? आइए देखते हैं और अच्छे रिजल्ट्स। प्यारे बच्चों जो टोटल टाइम होता है जब बॉल क्या करते हैं, स्टॉप कर जाती है फाइनली, वो टाइम हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दैट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज प्यारे बच्चों ई। तो जरा चेक करें फटाफट से, इसको कितने हाइट से ड्रॉप किया, h हाइट से। तो अगली बार ये कितनी हाइट पर गई, h1 पर, h1 जाना और h1 आना। फिर ये अगली बार h2 हाइट तक गई, और जब n हुआ तो कितनी हाइट तक गई, ये n तक गई। ओके, अब मैं मान सकता हूँ यार ये टाइम माना t0 लगा, ये टाइम t1 जाने का तो t1 आने का, आने जाने के टाइम क्या होता है बराबर, अगली बार t2 जाने का और t2 आने का। तो प्यारे बच्चों मुझे पता है कि जो टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जब किसी बॉडी को u से फेंकते हैं तो कितना होता है 2u/g, और जब किसी बॉडी को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो टाइम कितना होता है √2h/g। ओके, पेशेंस के साथ देखें, नहीं आपको पता है तो सीधे सीधे रिजल्ट को रिवाइज करें। जो बच्चे सीख रहे हो फटाफट से देखें, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ से मुझे टोटल टाइम निकालना है प्यारे बच्चों। पहला टाइम टॉप यानी कि कितना हुआ t0, दूसरा टाइम क्या हुआ t1 जाने का और t1 आने का, यानी कि 2t1, अगली बार 2t2 एंड सो ऑन। अब प्यारे बच्चों जो t0 है वो लिख सकता हूँ √2h/g, ये सर खोपचे में से देखा √2h/g। और दूसरा टाइम कितना है सर, ये दूसरा टाइम है यहाँ से आना और यहाँ आना। तो प्यारे बच्चों एक अच्छा तरीका यही है कि इसका डबल कर दो तो भी चलता है वो, क्योंकि जब आप इसमें u की वैल्यू रखेंगे तो ये रिजल्ट सेम रिजल्ट आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से मैं अगला टाइम लिखूंगा तो 2 टाइम्स √2h1/g, अगली बार आ जाएगा 2 टाइम्स √2h2/g एंड सो ऑन। प्यारे बच्चों h1 को क्या लिख सकता हूँ सर, आप h1 को लिख सकते हो e²h, और h2 को क्या लिख सकते हो e⁴h। क्लियर है? यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। प्यारे बच्चों √2h/g कॉमन ले लिया, जब √2h/g कॉमन ले लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए पूरा कॉमन है तो ये √t² का e हो जाएगा, यानी कि 1 + 2e + 2e²। √2h/g कॉमन तो क्या 1 + 2e, फिर यहाँ पे 2e कॉमन ले ले तो 1 + e e² आ गया। ये बन गई इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है प्यारे बच्चों, a/1 - r। a कितना है 1, r कितना है e/1 यानी कि e। तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1 + 2e से a/1 - r आ गया। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये प्यारे बच्चों टोटल टाइम आ जाएगा, दैट t = √2h/g 1 + e/1 - e। कितने समय के बाद बॉल टप्पे खाना बंद कर देगी, एंड दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम कैपिटल T। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसी कड़ी में एक अगला आर्टिकल देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स। ओके, यानी कि बॉल के रुकने से पहले ये कितने डिस्टेंस क्या करेगी, कैलकुलेट करेगी, ये मुझे निकालना होगा। मानो मैंने कहा कि बॉल कितना से गिरी, h से ड्रॉप किया आपने। ओके, h से ड्रॉप की, टक्कर के बाद कितना गई h1 जाना, h1 आना, फिर h2 जाना, फिर h2 आना, और डॉट 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 डॉट, और फिर nth जाना, nth आना, और क्या ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ये और मुझे इसका निकालना है सम, ताकि टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकूं। क्या क्लियर है? तो प्यारे बच्चों जो टोटल डिस्टेंस s होगी क्या वो इसका सम होगी। पहले चैप्टर में बोलो सर h दूसरे में, सर 2h1 तीसरे में, सर 2h2 के डॉट डॉट डॉट। यस सर। फिर प्यारे बच्चों ये h हुआ, h1 को क्या लिख सकता हूँ, अभी तो सीखा है सर, h1 = e²h। प्यारे बच्चों h2 = e⁴h। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी उठा करके e²h e⁴h। हिम्मत करें, नहीं हिम्मत है तो रिजल्ट याद रखें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ फटाफट से इसका डेरिवेशन बता ही देता हूँ। h कॉमन ले लिया, 1 + 2e² प्लस ये मेरे पास आ जाएगा। फिर प्यारे बच्चों यहाँ से मैं इसमें 2e² कॉमन ले लेता हूँ उस टर्म में से, तो यहाँ आ जाएगा 1, ये आ जाएगा e² एंड सो ऑन। क्लियर है? फिर ये h, अब ये 1 + 2e² में ये जो टर्म आप देख रहे हैं फिर क्या बन गई है सर, ये बन गई है इनफाइनाइट जीपी, जिसका सम क्या होता है s ∞ बराबर a/1 - r। क्लियर है? यहाँ उठा करके इसकी वैल्यू रखी तो आगे प्यारे बच्चों a कितना है 1, r क्या है e²। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो मेरे पास द टोटल डिस्टेंस कम्स आउट टू बी h × 1 + e²/1 - e²। बात ये नहीं है कि हमने h निकाला, सवाल अगला है प्यारे बच्चों, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट करो एवरेज वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट करो? एवरेज, पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। मुझसे कह रहा है कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी सर, दैट एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन, क्या प्यारे बच्चों, टोटल टाइम। यस सर, दैट टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, दैट टोटल डिस्टेंस इज h 1 + e²/1 - e²। और टाइम भूल गए क्या? नहीं सर प्यारे बच्चों, √2h/g 1 + e/1 - e। आपको याद आ रहा है रिजल्ट?
अब जब आपको रिजल्ट याद है तो प्यारे बच्चों क्या मैं इससे कैलकुलेट कर सकता हूँ एवरेज स्पीड। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी अंडर द रूट ऑफ GH/2 1 प्लस E स्क्वायर अपॉन 1 प्लस E का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है? तो ये मेरे पास प्यारे बच्चों आ जाएगी एवरेज स्पीड। क्या क्लियर है? अब मुझसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का काम आपका है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उस सिचुएशन में इस बार टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। आप लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बेटे डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे सर? सिंपली h आएगा, ओके, और टाइम कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2h/d 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। क्या क्लियर है? तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ? एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों हमने बहुत सारे रिजल्ट्स पढ़े। वेलोसिटी होती है e⁻n टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, हाइट होती है e⁻2n टाइम्स ऑफ इनिशियल हाइट, टाइम होता है, फिर उसके बाद टोटल डिस्टेंस होती है, फिर इसके साथ मैं लिख सकता हूं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और मैं कैलकुलेट कर सकता हूं एवरेज स्पीड। तो इस तरह से छोटे छोटे से कनेक्शंस हैं जो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। बच्चों आपको बिल्कुल बढ़िया फील आने वाली है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की ऑब्लिक कोलिजन वाले क्वेश्चन से। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब समझिए बॉल कैसे आ रही है? ऐसे। तो ये क्या है? मुंह मारने की डायरेक्शन मतलब LOM। फोर्स कैसे लगेगा सर? ऐसे। तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों? LOM दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। इसका मतलब कैसा कोलिजन होगा सर? इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्लिक कोलिजन प्यारे बच्चों। बॉल कितनी स्पीड से आ रही है? V0 से टकराने से पहले कितने एंगल पर? थीटा पर, और टक्कर लगने के बाद कितने एंगल पर जा रही है? फाई पर। आई कितने पर? थीटा पर। गई कितने पर? फाई पर। आई कितने पर? थीटा पर। गई कितने पर? फाई पर। क्या मेरी बात क्लियर है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना भी है मेरे बच्चों की? कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। अब मुझसे कह रहा है यार कि टक्कर लगने के बाद इस V1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के, आपसे कह रहा है फाइंड V1 एंड फाई। ओके, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये डायरेक्शन तो क्या है? LOM। मुझे E की डेफिनेशन लगानी है। E की डेफिनेशन जो भी होते हैं हमेशा किसके अलोंग होती है? सर ने बताया था इट ऑलवेज अलोंग LOC। तो बेटे एक काम करते हैं, V के दो कंपोनेंट कर लो V0 के। ये V0 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। V0 का ये वाला कंपोनेंट V0 cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट V0 sin थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? दिस इज V0 sin थीटा। V0 sin थीटा विल रिमेन द सेम। क्यों? उसका कारण है क्योंकि कोई x में फोर्स नहीं है। जब फोर्स नहीं है तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। हालांकि मैंने स्पीड क्या मानी है? V1 मानी है। अब प्यारे बच्चों उसको ध्यान देना, ये V0 cos थीटा है। ये जो V0 cos थीटा ये किसके अलोंग है सर? दिस इज अलोंग LOC। तो इसका हो जाएगा E टाइम्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पता है कि जब टक्कर लगती है फिक्स सरफेस है तो E टाइम्स हो जाता है। यानी सर सपोज 45 डिग्री पर आती है, अब प्यारे बच्चों E की वैल्यू कितनी हो? हाफ। तो आपसे पूछा बताइए ये कितने एंगल पर जाएगी? तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ से थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों दैट tan phi इज इक्वल्स टू 1/e tan थीटा यानी कि tan 45 डिग्री। E की वैल्यू कितनी है? हाफ। तो यहाँ से मेरे पास जो tan phi होगा दैट इज इक्वल्स टू 2, यानी कि phi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 पे जाएगी। क्या क्लियर है? तो मैं बता सकता हूँ E पता है, ये पता है, तो मैं phi की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब प्यारे बच्चों मुझसे V1 की वैल्यू पूछ ले, तो V1 का जो मैग्नीट्यूड है, अगर मुझे V1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो जो V1 का मैग्नीट्यूड होगा दैट मैग्नीट्यूड ऑफ V1 इज व्हाट? सो दिस इज अंडर द रूट ऑफ क्या सर? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि V1 sin phi का स्क्वायर प्लस V1 cos phi का स्क्वायर प्यारे बच्चों। और मैं जानता हूँ यहाँ से V1 sin phi क्या होता है सर? ये होगा सिंपली V0 sin थीटा का स्क्वायर होगा। और बेटे ये वाली जो वैल्यू होगी क्या वो होगी? इसकी E टाइम्स। कितने टाइम्स? E टाइम्स, यानी कि यह आ जाएगा E टाइम्स ऑफ V0 cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से मेरे पास जब मैं इस V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो दिस V1 कम्स आउट टू बी प्यारे बच्चों V0 स्क्वायर क्या आ गया बाहर, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके,
So I can also calculate the speed after the collision and also I also can calculate the value of this tan phi. क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? अगर मैं आपसे लास्ट में ये बोलूँ कि यार E बराबर है 0, यानी कि कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो बेटे E अगर क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, तो E के 0 होने पर क्या जो tan phi होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा. यस सर, यानी कि दिस tan phi इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. तो प्यारे बच्चों phi कितना हो जाएगा, 90. यानी कि बॉल आएगी ऐसे, लेकिन जाएगी कैसे, इट विल मूव अलोंग सरफेस. क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि सरफेस के अलोंग मूव करेगी, क्योंकि इस सिचुएशन में phi कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. तो जब भी कभी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है ओब्लिकली, तो हमेशा ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये वैनिश हो जाता है, केवल ये बचता है, और ये बॉल केवल इधर की तरफ V0 sin थीटा से जाती है. बहुत ही प्यारा रिजल्ट है प्यारे बच्चों. इसके ऊपर कई बार कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आइए जरा इसके ऊपर फिर चर्चा करते हैं. तो प्यारे बच्चों अब देखें आप लोग, ये प्रोजेक्टाइल का सवाल है जिसमें एक बॉल जिसको कितनी स्पीड से, u स्पीड से किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया गया है. ओके, यहाँ पे सरफेस से टकराती है. कोलाइडिंग सरफेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है प्यारे बच्चों, ये. तो जब ये u आएगी तो ये u cos थीटा होगा, ये कितना होगा, u sin थीटा. इस बात को ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों. जब ये बॉल जाएगी वापस यहाँ आएगी तो थीटा पे जाते हैं, तो थीटा पे टकराते हैं. प्रोजेक्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए. अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होता है थीटा, तो ये कितना है प्यारे बच्चों, u cos थीटा, तो ये कितना, u sin थीटा. तो टक्कर से लगने से पहले u भी u sin थीटा और u भी u cos थीटा. क्लियर है? अभी पिछले वाले रिजल्ट में हमने पढ़ा कि अगर ये u cos थीटा है तो एज सच ये तो चेंज नहीं होता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट है क्या वो e टाइम्स हो जाता है, eu कितने टाइम्स, eu sin थीटा हो जाता है. अब जरा सोचो, e की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, तो ये कंपोनेंट हो गया छोटा, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी कम होगी. हॉरिजॉन्टल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या अब इसकी हाइट कम रहेगी. यस सर. और प्यारे बच्चों रेंज में दोनों आते हैं तो ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो r2 में. फिर इसके बाद अभी इधर आएगी तो ये टक्कर से पहले कितनी होगी, eu sin थीटा, तो उसके बाद इसकी कितनी जाएगी, फिर e टाइम्स e स्क्वायर u sin थीटा. और ऐसे टप्पे खाते हुए बॉल कहाँ भाग जाएगी, आगे की तरफ चली जाएगी. अब मुझसे कह रहा है सबसे पहले जरा मैक्सिमम हाइट्स के रेशियो निकालते हैं. इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है सर, ये होती है uy स्क्वायर बाय 2g, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर बाय 2g. या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. फार्मूले से h2 लिखना चाहता हूँ, तो h2 के लिए क्या करूंगा बेटे, h2 के लिए सर एक काम करो, जहां ये u sin थीटा है यहाँ u sin थीटा गिरेंगे, eu sin थीटा कर दीजिए. तो जैसे u sin थीटा गिरेंगे, eu sin थीटा करेंगे, तो प्यारे बच्चों e स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g आ जाएगा. क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर. तो इसका मतलब ये h2 आ गया. अब h3 लिखना होगा तो क्या करना होगा सर, h3 लिखने के लिए यहाँ पे फिर इसकी जगह क्या कर दीजिए, इसकी जगह पर इस बार eu स्क्वायर u sin थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, तो e की पावर 4 आ जाएगी. इसका रेशियो निकाल सकता हूँ, तो 1:e स्क्वायर 1:e स्क्वायर e to the power 4. यानी कि जो हाइट्स के रेशियो हैं वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस के स्क्वायर्स के रेशियो में चले जाएंगे, और यहाँ से जो h1 h2 का रेशियो आएगा प्यारे बच्चों 1/e स्क्वायर आ जाएगा. अब बात करते हैं प्यारे बच्चों रेंज की. रेंज क्या होता है, 2ux uy by g. क्लियर? ux क्या रहेगा एज इट इज, यानी कि 2u cos थीटा, लेकिन uy क्या होता है, u sin थीटा. ओके, अब अगली बार u sin थीटा का क्या हो जाएगा सर, ये e टाइम्स हो जाएगा. क्लियर है? तो ये मेरे पास प्यारे बच्चों r2 आ जाएगा. फिर r3 करेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे सर, यहाँ पे फिर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हर बार कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, वर्टिकल वाला. तो बेटे इसका रेशियो निकाल लूंगा तो आ जाएगा 1:e स्क्वायर. क्लियर है? इन द सिमिलर मैनर टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला को क्या लिख सकता हूँ, 2uy by g लिख सकता हूँ, यानी कि 2u sin थीटा by g. फिर u sin थीटा का अगली बार में क्या करेंगे, e टाइम्स कर देंगे, फिर अगली बार में इसका e स्क्वायर कर देंगे. तो यहाँ से मेरे पास कुल मिलाकर के 1:e स्क्वायर आ जाएगा. यानी कि अगर रेंज के रेशियो पूछ ले तो जो रेंज के रेशियो होंगे, दैट रेशियो ऑफ द रेंज दैट r1 is to r2 is what, that is equals to 1/e. ठीक है प्यारे बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो भी क्या होगा, सो दिस इज आल्सो दैट इज 1/e. और हाइट्स के रेशियो क्या होंगे, दैट h1 by h2 is equals to प्यारे बच्चों 1/e का स्क्वायर. क्या क्लियर है? तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई बॉडी ऑब्लिकली स्ट्राइक करती है और ये सरफेस फिक्स है, कैसे सरफेस है, फिक्स सरफेस है, तो प्यारे बच्चों ये वाला जो कंपोनेंट है, इस वाले कंपोनेंट का कितने टाइम्स कर देना है, e टाइम्स कर देना होगा. क्या मेरी बात क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे.
तो प्यारे बच्चों आपके सामने एक सवाल 37 डिग्री ये वाला एंगल है, प्रोजेक्ट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एक बॉल जिसका वेट कितना है 2 kg को 5 मीटर से क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है। तो आपसे कह रहा है अगर ई की वैल्यू कितनी हो हाफ, तो टक्कर लगने के बाद क्या कैलकुलेट कीजिए, रेंज की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, ये सरफेस आपको दिखाई दे रही है, कमाल की बात है। ये वेज क्या है, एक फिक्स वेज है। ये बॉल जब यहाँ से आकर के प्यारे बच्चों टकरा के गिरेगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, आइए थोड़ा सा अलग से देखते हैं। ये बॉल जब यहाँ पे टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन। प्यारे बच्चों ये एंगल कितना है थीटा, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा लगेगा, समझ में आने लगेगा। ये एंगल कितना है थीटा, जब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल होगा थीटा। क्लियर है। अब प्यारे बच्चों ये क्या है सर, ये है LOQ और ये क्या है सर, नॉर्मल रिएक्शन यानी कि डायरेक्शन ऑफ LOC। क्लियर है। तो जब ये बॉल जो कि v स्पीड से आकर के इस डायरेक्शन में थी, टक्कर से पहले की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है सर, v cos थीटा। और प्यारे बच्चों इधर की तरफ कितनी है, v sin थीटा। ये कहानी तब है जब टक्कर से पहले की बात कर रहे हैं। अब जरा टक्कर के बाद की बात करो। टक्कर के बाद अपने को देखना है LOC वाला। अब ये सरफेस फिक्स है, यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं that v sin theta does not change, लेकिन ये जो वेलोसिटी v cos थीटा होगी it would be e times v cos थीटा। Are you getting my point? Yes sir। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्यारे बच्चों इस वेलोसिटी का, इस कंपोनेंट का e टाइम्स हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, EU टाइम्स। बस अब तो मजा आ गया। तो टक्कर के बाद बॉडी की वेलोसिटी आ गई, तो ये ऐसे करके इधर जाएगी, ये मुझे कैलकुलेट करना है, मेरा काम चल जाएगा। आइए पहले v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कितने हाइट से गिरी है, ये 5 मीटर से, तो जिसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी टक्कर लगने से पहले क्या √2g से डायरेक्ट आ जाएगी। यस सर। सो दैट v इज इक्वल्स टू √2g, कैपिटल 20 into 5, it comes up to 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। यानी कि सर इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये 10 मीटर पर सेकेंड होगी, e की वैल्यू कितनी गिवन है हाफ, तो ये 10, v कितना हुआ सर, v हुआ कितना 10, तो बेटे इधर की तरफ ये हो गया हाफ इंटू 10 इंटू, और cos थीटा कितना cos 37। ये तो अब खूब अच्छे से अपने को पता ही है पाइथागोरस ट्रिपलेट से। सर ये अगर 37 है तो ये 3 और ये क्या होगा 4, तो बेटे जो cos 37 होगा क्या होगा 4/5 होगा। यस सर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 10 cos 37 यानी कि 4/5, तो इट कम्स आउट टू बी 4 to 8, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड आएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। v sin थीटा जब आप इधर की तरफ लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। क्या क्लियर है। अच्छा तो सर अब तो खत्म सवाल। क्या ये 4 से जाएगा, ये कितने से जाएगा, ये 6 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। और मैंने इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल सीखा है कि g कितना है प्यारे बच्चों 10, तो इसके भी कितने टुकड़े सर 2 टुकड़े। सर ये वाला साइन यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कॉस वाला 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कमजोर दिल वाले इस सवाल को ना देखें, नहीं भाई देखे जरूर, लेकिन पहले काइनेमेटिक्स का लेक्चर 2 देख लें, क्योंकि प्रोजेक्टाइल वहां पे पढ़ाया गया है। अब हल्का से इसको थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए प्यारे बच्चों, देखिए कितना बढ़िया सा सवाल है। ऊपर की तरफ कितने से 4 से, आगे की तरफ कितने से 6 से, x कितना है, क्योंकि ये क्या है सर दिस इज x। प्यारे बच्चों ये क्या है सर दिस इज y। इसको हल्का सा टिल्ट कर दिए तो ये ऐसे बन जाएगा। ax कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि ay कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम टाइम ऑफ फ्लाइट सर 2uy/ai से क्या 2 4 जा डिवाइडेड बाय 8, इट कम्स आउट टू 1 सेकेंड। क्लियर है। अब मुझे रेंज निकालनी है, तो रेंज के लिए x एक्सिस यूज करते हैं, तो डेटा x इज इक्वल्स टू ux t प्लस हाफ ax into tx का स्क्वायर। दिस ux इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ux आ गया है मेरे पास 6 समय 1 सेकेंड प्लस हाफ ax कितना है प्यारे बच्चों सर 6 इंटू फिर 1 का स्क्वायर से 3, यानी कि द आंसर कम्स आउट टू बी 9 मीटर। क्लियर है। तो सारी की सारी कहानी जो भी, तो बस गणित कहाँ पे लगा, गणित लगा सर इस वाली का ये वाला कंपोनेंट। अब जरा सोचो अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता, क्या होता परफेक्टली इलास्टिक, तो बेटे ये क्या था v cos थीटा, तो सर ये क्या v cos थीटा ये हो जाता है यस। लेकिन ये तब होता जब e बराबर क्या होता 1, और अगर बोलता परफेक्टली इन इलास्टिक, तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में ये v cos थीटा होता
और इधर वेलोसिटी कितनी आ जाती 0, तो यहाँ केवल कितने से जाता v sin थीटा से अलोंग द सरफेस मूव कर रहा होता। क्या क्लियर है? तो इसका मतलब मुझे जब भी कभी वेलोसिटी लिखनी होगी तो वो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी का ही e टाइम्स करना होगा, चाहे कोलिजन कैसा भी हो, उसमें मुझे e की वैल्यू पता होनी चाहिए। आइए करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना है, जिसका डर निकालने वाले हैं हम लोग। ये एक बॉल जिसको किसी v0 स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। प्यारे बच्चों, ये वॉल है, ओके। वॉल से बॉल की जो डिस्टेंस है वो x1 है। क्या है? x1 इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द वॉल। और ये बॉल एक्चुअल में गई, टकराई और टकरा करके वापस आ गई। क्लियर है मेरी बात? यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर दीवार ना होती तो ये बॉल एक्चुअल में ऐसे जाती। फिर इसने क्या किया, वॉल हुई तो वॉल पे टक्कर से पहले सिचुएशन ये, क्लियर। और टक्कर लगने के बाद की सिचुएशन देखें, टक्कर लगने के बाद बॉल ऐसे आकर के गिर रही है। क्या प्यारे बच्चों, मेरा बात बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? ये v0 से फेंका थीटा एंगल पर, दीवार ये रही, ये डिस्टेंस दीवार से बॉल की कितनी है x1, ये बॉल गई टकरा के वापस आई। तो प्यारे बच्चों, आपसे कह रहा है कि जब ये गई तो इस समय इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है x1, जब टकरा के वापस लौटी तो ये कितनी है x2। तो आपको बताना है कि ये बॉल कहाँ पर आकर के गिरेगी, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x2। क्या प्यारे बच्चों, मेरी बात क्लियर है? आइए बहुत ध्यान से समझते हैं। जब ये बॉल किसी v0 स्पीड से चली तो प्यारे बच्चों इसका ये वाला कंपोनेंट होगा। क्या इसे मैं v0 cos थीटा कह सकता हूँ? यस सर। क्या बेटे, ये वाला कंपोनेंट होगा v0 sin थीटा। तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है। प्यारे बच्चों, मैं जब इस बॉल को देखता हूँ तो बॉल जस्ट टकराने वाली होती है, टकराने से जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ। टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी है v। तो इस v के कितने टुकड़े होंगे? 2। कौन कौन से सर? एक होगा परपेंडिकुलर टू द वॉल और एक होगा अलोंग द वॉल। तो जो कंपोनेंट वॉल के परपेंडिकुलर है प्यारे बच्चों, उसके बारे में चर्चा करें। अभी तो सीखा था हमने क्या, कि जब कोई बॉल किसी सरफेस पर v0 से टकराती है तो क्या इसकी स्पीड e v0 हो जाती है? यस सर। और क्या प्यारे बच्चों, ये वाली अनचेंज रहती है? यस सर। तो जो वेलोसिटी अलोंग द सरफेस है वो चेंज नहीं होगी, फ्रिक्शन इज एब्सेंट। ओके, मैं कह रहा हूं देयर इज नो फ्रिक्शन, तो इसका मतलब vy रिमेन्स अनचेंज। लेकिन जो vx है प्यारे बच्चों, ये टकरा करके चेंज हो जाएगी एंड इट वुड बी evx। क्या क्लियर है? तो vy रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि ये रहेगी अनचेंज्ड एंड दिस वेलोसिटी इज evx। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉल की कौन सी वेलोसिटी चेंज हुई, x वाली या y वाली, तो प्यारे बच्चों आपका जवाब होगा सर x वाली क्या हुई है? चेंज हुई है। इसका मतलब पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो टाइम है वो टाइम चेंज नहीं होगा टक्कर लगने के बाद भी, क्योंकि हमें पता है कि y वाला मोशन अनअफेक्टेड है। कौन सा वाला मोशन? मोशन अलोंग y। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी कि टाइम पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जरा सोचो, यहां से यहां तक का टाइम कितना है? t1। वापस लौटने का टाइम कितना है? t2। प्यारे बच्चों, अगर दीवार ना होती तो क्या टोटल टाइम कितना होता? सर कैपिटल T होता। क्लियर है? तो दीवार होने ना होने से क्या फर्क पड़ रहा है? वाई वाले मोशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर ये पहला टाइम कितना होता? t। अब इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया। दीवार पे टकराने से पहले कितना? t1। दीवार पे टक्कर लगने के बाद कितना टाइम है? सर t2। तो सर जो टोटल टाइम t है दैट मस्ट बी t1 प्लस t2, क्योंकि वाई वाले मोशन पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि द टोटल टाइम t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2। अब प्यारे बच्चों, जो टोटल टाइम t है मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि दीवार ना होती तो कितना होता? तो क्या 2u sin थीटा बाई g आ जाता? यस सर। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इस वाले मोशन की, जो यहां से यहां तक है। तो यहां से यहां तक कितना हॉरिजॉन्टल चलता है? x1। इसको यहां पे बना रहा हूं मैं। ये कितना चल रहा है सर? x1। टाइम कितना लग रहा है? t1। अब वेलोसिटी कितनी है? v0 cos थीटा, क्योंकि x वाली तो v0 cos थीटा टक्कर लगने से पहले हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो क्या x1 इज इक्वल्स टू व्हाट? सर मैं कह सकता हूं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल लगा सकते हैं, क्योंकि ax कितना होता है प्रोजेक्टाइल के लिए 0। तो t1 की वैल्यू आ गई x1 अपॉन v0 cos थीटा। जब ये बॉल टकरा के मेरे बच्चों वापस आए तो अब इसकी स्पीड कितनी है? सर v0 cos थीटा है। चल कितना रहा है? x2। तो बस फर्क इतना है कि वहां v0 cos थीटा था, अब ये ev0 हो जाएगा। तो यहां से t2 कितना आ गया? x2 अपॉन ev0 cos थीटा। बस भैया उठाओ, यहां रख दो। सर
2u sin थीटा बाई जी इज इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों, T1 आ जाएगा x1 अपॉन v नॉट cos थीटा प्लस x2 अपॉन v नॉट cos थीटा। तो प्यारे बच्चों x1 बताओ, v नॉट बताओ, थीटा बताओ, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं x2 की वैल्यू क्या कर सकता हूं प्यारे बच्चों, कैलकुलेट कर सकता हूं। आइए करते हैं इसके ऊपर एक सवाल। बस ध्यान रखिए कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, x वाली है y वाली? सर y वाली वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए प्यारे बच्चों मोशन अलोंग y डज नॉट अफेक्ट, इसलिए टाइम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो दीवार ना होती तो टाइम लगता t, दीवार के होने से पहले t1, दीवार के बाद t2, तो ये पूरा का पूरा t बराबर t1 प्लस t2। क्या क्लियर है? आइए करते हैं इसके ऊपर सवाल। तो प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, एक बॉल जिसकी वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, ओके, इसको किसी एंगल 37 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि यार ये यहाँ पे टकराती है जो कितना मीटर है 480 मीटर, तो टक्कर लगने के बाद कहाँ पे गिरेगी, ये आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करना है। बहुत सवाल कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, सिंपल क्रैश कोर्स है, बस एक बार इसका फंडा समझो सॉल्व करने का प्यारे बच्चों। ई की वैल्यू कितनी गिवन है, हाफ, तो मैं जानता हूँ भी पता लगा है सर, 2v नॉट sin थीटा बाई जी इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों x1 अपॉन v नॉट cos थीटा प्लस x2 अपॉन e v नॉट cos थीटा। क्लियर है? यस सर, दैट थीटा इज इक्वल्स टू 37 डिग्री। प्यारे बच्चों v नॉट इज इक्वल्स टू क्या 100 मीटर पर सेकेंड, x1 इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 480 मीटर। क्या निकालना है सर, x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यस सर, 2v नॉट 100 sin 37 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 480 by 100 cos 37 plus x2 upon half into 100 cos 37। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब मैं जानता हूँ पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट कहता है ये 37 है, ये 3 4, ये क्या होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से cos 37 डिग्री 4/5, जबकि sin 37 कितना प्यारे बच्चों 3/5, ये हो गए छम्मा छम्मा 20 इंटू sin 37 बोले तो सर 3/5 इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 480, ये हुआ 100 इंटू 4/5, ये होगा x2 और ये होगा प्यारे बच्चों 50 इंटू 4/5। क्या क्लियर है? यस सर, प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा, यानी कि दिस 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ से छम्मा छम्मा हो गए, यानी कि मेरे पास आ गया 48/10, यानी कि मेरे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 40 इंटू 5, यह आ जाएगा 8 6 यानी कि 6 आ जाएगा, और प्लस x2 आ गया 10 यानी कि x2/40। क्या क्लियर है? तो प्यारे बच्चों ये आ गया 12, दिस इज इक्वल्स टू 6 प्लस x2/40, ये इधर जाकर के कितना जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि सर x2 कम्स आउट टू बी प्यारे बच्चों 240 मीटर। क्या क्लियर है? यानी कि दिस x2 कम्स आउट टू बी 240 मीटर। तो क्लियर है? तो यानी कि यहाँ से गया टकरा के जब यहाँ आएगा तो 240 मीटर पर आकर के गिरेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, ऑरली भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बात ये है इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है मेरे पास, प्यारे बच्चों ध्यान दें, इसमें एक थ्योरम है मेरे पास। अगर मैं आपसे कहूं कि प्यारे बच्चों t बराबर कितना है 1, ये पार्टिकल गया और ये टकरा करके यहाँ आया, ये क्या है स्टूडेंट्स x1 और ये क्या है x2। तो बेटे ध्यान दें, अगर e बराबर कितना है 1, तो e बराबर 1 होने पर एक्चुअल में अगर ये दीवार ना होती तो क्या ये ऐसे गिरता, यानी कि टोटल रेंज कितनी होती, r होती। ओके, इफ देयर इज नो मोर प्रेजेंट, तो अगर e कितना है 1, तो प्यारे बच्चों जरा बताओ ये vx का क्या vx ही रहेगा? यस सर। तो एक्चुअली इसकी एक क्या बनेगा, इट विल फॉर्म ए मिरर इमेज, यानी कि सर अगर ये x2 होता, क्या ये क्या होता सर, x1 होता, तो क्या x2 की वैल्यू क्या बेटे r माइनस x1 होती। तो इसका मतलब ये जो आंसर होता
आर माइनस x1 आ जाता है। यस, लेकिन ये तब होता जब ई बराबर क्या होता 1, तो इस सिचुएशन में ये इसकी क्या होती, इसकी एक मिरर इमेज बन जाती। तो क्लियर है प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कोलिजन की। इतने दिनों से इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ई की तो प्रैक्टिस हो गई है। अब हम लोग बात करें किसकी, हेड ऑन कोलिजन की। हेड ऑन कोलिजन मतलब सीधी टक्कर। सीधी टक्कर का मतलब आप समझ ही गए बार बार कि LOC LOM आर इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि अगर LOC और LOM कैसे डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में, तो कोलिजन कैसे कहलाते हैं प्यारे बच्चों, हेड ऑन कोलिजन कहलाता है। ये एक बॉल जिसका मास m1 है, दूसरा जिसका मास m2 है, U1 से जा रहा है, U2 से जा रहा है। U1 बड़ा होगा किससे, U2 से। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, तभी इसकी टक्कर हो पाएगी। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जाते हैं तो जाकर के पीछे वाले को कंप्रेस करता है। एक लंबी गणित है, जरूरत नहीं समझने की, बस आप फील करें कि जब ये इसके करीब पहुंचता है तो ये क्या करता है, ये चूंकि पीछे वाले की स्पीड क्या है ज्यादा, तो आगे वाले को दबाने की कोशिश करता है। तो जैसे आगे वाले को दबाता है तो ये पीछे वाले पर ऐसे फोर्स लगाता है। लेकिन ये फोर्स चूंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में नेट फोर्स हमेशा क्या रहता है, 0। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो क्या इसका मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड, यस सर। यानी कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल अपने यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टक्कर लगने के बाद इस बॉल की स्पीड कितनी है, V1, और इस बॉल की स्पीड कितनी है, V2, और इनमें बॉल क्या हो जाती है, सेपरेट आउट हो जाती है। तो मुझे बेसिकली भविष्यवाणी क्या करनी है साइंटिस्ट होते हुए, मुझे बताना है टक्कर लगने के बाद V1 V2 बताओ। तो मैंने कहा भैया V1 V2 तो बताओ, लेकिन नेचर तो बताओ कि इन वाले मेटेरियल की नेचर क्या है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर। क्योंकि सर ने पहले आपको बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के आधार पर प्यारे बच्चों मैं E बराबर 0, E 0 और 1 के बीच में, और E बराबर 1, ये कहलाता है आपका परफेक्टली इलास्टिक, ये कहलाता है परफेक्टली इनइलास्टिक, और ये कहलाता है इनइलास्टिक कोलिजन, है ना प्यारे बच्चों। शायद अपने इस पर चर्चा कर चुके हैं, यस सर, क्लियर है। तो इस आधार पर ये जो E के बारे में मुझे पता लग रहा है, तो E का नेचर बताओ, V1 V2 कैलकुलेट कर लो। फिलहाल अननोन कितने हैं, 2, एक V1 और एक V2। तो इक्वेशन कितनी चाहिए, 2। अब पहली इक्वेशन तो मोमेंटम कंजर्वेशन की, हमेशा कंजर्व रहेगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है प्यारे बच्चों। और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बराबर v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 साइन के साथ। ओके, तो E मेरे पास है, मेरे पास u1 u2 मेरे पास है। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को प्यारे बच्चों सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करके रिजल्ट आता है v1 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2e u2 माइनस u1। याद रखें यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आ जाता है 2, और v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1e u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, वैसे तो आप मोमेंटम और E को अलग अलग सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिजल्ट याद है ना, तो विश्वास कीजिए आपका बहुत टाइम बचने वाला है। इसलिए प्लीज आप इस रिजल्ट को याद रखें। सिंपल हेड ऑन कोलिजन में, वन डायमेंशनल कोलिजन में, अगर आपको बॉडीज की वेलोसिटी पता हो, आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में पता हो, आपको बॉडी के मासेस पता हो, तो टक्कर के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, अपने आप प्यारे बच्चों साइन के साथ आंसर आ जाएगा। क्लियर है। फिर एक बात रिपीट करो, देखो कितना आसान है। m1 m2 झुका तो रहेगा, m1 u1 m2 u2 ये भी झुका तो रहेगा, बस फर्क इतना, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या है 2, तो v1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है 1। E झुका तो यहाँ 2 है तो u2 माइनस u1, यहाँ 1 है तो u1 माइनस u2। ओके, अब प्यारे बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट बात है, मोमेंटम कैन बी कंसिडर्ड ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, यस। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड ओनली इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है। अगर कोलिजन यानी कि कोई भी कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी का हमेशा लॉस होगा, और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो उस समय मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों होता है। और जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है तो मैं आपको बता दूं उस सिचुएशन में ये बॉडीज क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। ओके, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की दो बातें हैं, एक तो E की वैल्यू कितनी होगी 0, दूसरी प्यारे बच्चों फाइनल वेलोसिटीज क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहा स्टिक कर गए तो समझ लीजिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में ही बात कर रहा है। अब एक छोटा सा सवाल जिसके बारे में चर्चा करूंगा, वैसे तो क्वेश्चन सब हम इसके ऊपर करेंगे बहुत सारे, लेकिन मैं आपको एक छोटे से कंसेप्ट में चर्चा करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। स्प्रिंग इसलिए लिया है क्योंकि स्प्रिंग इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है तो कोई डिफॉर्मेशन परमानेंटली नहीं रहती।
जब ये आकर के इसको कंप्रेस करेगा तो कंप्रेस करने के बाद आप याद कीजिए आर्टिकल पढ़ा था कि कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी दोनों की मैक्सिमम कंप्रेशन पर। क्लियर है? इस समय सारी काइनेटिक एनर्जी आप देख रहे हैं, सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि स्प्रिंग के समय कोई एनर्जी नहीं। जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन के स्टेटस का मतलब मैं बात कर रहा हूं ड्यूरिंग द कोलिजन। व्हाट इज दिस? So this is during collision. So this during collision there is a compression in the string, यानी कि हाफ की x max हो जाएगा, यानी कि some part of this energy goes to this potential energy। क्या मेरी बात क्लियर है? और फिर ये नेचुरल लेंथ पर आ गया अगेन, और स्प्रिंग की एनर्जी फिर कितनी हो गई? 0। तो इसका मतलब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी फिर आ गई। तो भाई इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या है? फाइनल तो है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ वर्ड है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, नॉट ड्यूरिंग कोलिजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए भावुक नहीं होना है। कहीं लिखा है इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंसर्न ऑल द टाइम, गलत। Are you getting my point? Elastic collision, kinetic energy is conserved only just before and just after collision. Yes, that is the correct statement. क्योंकि अगर उसने कहा all the time kinetic energy remains conserved, no, because during the collision some part of the kinetic energy goes to convert into its potential energy। इसलिए kinetic energy केवल कब conserved है? just before और just after collision तो conserved है। during the collision kinetic energy का कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? और जिस समय स्पीड क्या होगी प्यारे बच्चों? बराबर, उस समय जो मैक्सिमम कन्वर्जन होगा किसका? इस काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में, वो आप क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करके निकाल लेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, तो क्या करना है? सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर में से प्यारे बच्चों ये कॉमन v हो गई, यानी कि माइनस हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2v स्क्वायर से मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? एक छोटी सी बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जिस समय इनकी स्पीड क्या होती है? कॉमन होती है, यानी कि v कॉमन होगी, तो मुझे एक फॉर्मूला मैं और यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? दैट कॉमन वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, यहां से मोमेंटम हमेशा चलेगा ही चलेगा, दैट v कॉमन इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस ओके। ये है वो कौन सी वेलोसिटी? ये है वो कॉमन वेलोसिटी, क्योंकि इसके बाद ही पार्टिकल्स अलग होने लगेंगे, लेकिन यहां तक इसके पास जो कॉमन वेलोसिटी होगी प्यारे बच्चों, वो कॉमन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? v आ जाएगी। और एक छोटी सी बात और, अगर मुझसे पूछे यार कि भाई मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताओ, क्या पूछे? मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहली बात कोलिजन कौन सा? तो परफेक्टली इनइलास्टिक। तो प्यारे बच्चों उस केस में ये फाइनल कितना होगा? सर हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2v स्क्वायर, और प्यारे बच्चों इनिशियल काइनेटिक कितनी होगी? हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछ रहा है? लॉस पूछ रहा है। तो लॉस मतलब क्या होता है? सर लॉस होता है के इनिशियल माइनस के फाइनल। बिल्कुल भी मेहनत ना करें, इन दोनों को माइनस करेंगे, v की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, इससे अच्छा है एक रिजल्ट याद रखें, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इस रिजल्ट को याद रखें। दिस इज द बेसिकली डिफरेंस ऑफ दीज टू, जबकि v की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इस वाले फॉर्मूले को आप याद रखें। ये क्या है? दिस इज द मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब कोलिजन क्या है e बराबर 0, तो ये मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या क्लियर है? आइए करते हैं इसके ऊपर कुछ सवाल। तो प्यारे बच्चों मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? के इनिशियल माइनस के फाइनल। ओके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा। आप इसे विशेष रूप से याद रखें, आपका बहुत सारा टाइम प्यारे बच्चों बचाने वाला है। और मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में की वैल्यू फिक्स होती है 0, आप सभी जानते हैं, और v1 v2 क्या हो जाते हैं? कॉमन। अब इसका मतलब मेरे पास एक फॉर्मूला फाइनली रिवाइज करा देता हूँ। एक मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, एक बेटे v2 का मेरे पास ये वाला फॉर्मूला, इसको यूज करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 1, इफ द पार्टिकल्स मासेस आर आइडेंटिकल, m1 किसके बराबर है? m2 के, और e क्या है? 1, यानी कि कोलिजन कैसे है प्यारे बच्चों? इलास्टिक है। तो इस सिचुएशन में
जो वेलोसिटी होती है वो इंटरचेंज हो जाती है, यानी कि जो v1 होगी वो u2 हो जाएगी और जो v2 होगी वो क्या हो जाएगी, u1 हो जाएगी। क्योंकि जब आप इसमें mm रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इस तरह का रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये बॉल m ये बॉल m आइडेंटिकल है प्यारे बच्चों, e बराबर कितना है v1, आपस में कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने के बाद इसकी और इसकी जो वेलोसिटी होगी टक्कर लगने के बाद इसकी v1 होती है और इसकी कितनी होती है v2, तो जो v1 होगा वो तो क्या हो जाएगी, u2 हो जाएगी, और जो v2 है वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, u1, यानी कि इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। एज फॉर एग्जांपल, अगर एक 2 kg की बॉल किसी दूसरी 2 kg की बॉल से जो कि रेस्ट पर रखे टकराती है, कैसे, इलास्टिकली, e बराबर कितना है 1, तो इस सिचुएशन में ये वाली बॉल तो क्या जाएगी, रेस्ट पर, जबकि इस वाली बॉल के पास एक वेलोसिटी पहुंच जाएगी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। क्या क्लियर है? और देख लेते हैं, मान लीजिए ये वाली बॉल जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये वाली किससे आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से। जा रहे हैं बच्चों, दोनों बॉल कैसी हैं, आइडेंटिकल, और ई किसके बराबर है 1 के, तो टक्कर लगने के बाद इनके वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, यानी कि ये वाली जो बॉल है इसके पास तो कितनी आ जाएगी, इसके पास 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और इस वाली बॉल के पास 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ध्यान रखना, ये ब्लू है और ये रेड है, तो ये ब्लू ही है, ये रेड ही है, ऐसा नहीं कि अंदर से दूसरे के आर पार निकल गई है ना, ऐसा नहीं हो रहा है। ब्लू अब इस बार इसकी वेलोसिटी ले लेगी और रेड इसकी वेलोसिटी ले लेगी, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ प्यारे बच्चों इलास्टिक कोलिजन की, कि आइडेंटिकल मासेस में वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। आइए करते हैं इसके ऊपर और क्वेश्चंस। बच्चों ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें 4 आइडेंटिकल मासेस हैं, m m m m, ओके। ये माना गया है कि कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइनली ए और डी की वेलोसिटी बताइए। तो सबसे पहला जब ये इससे टकराएगा, तो इससे टकराने पर प्यारे बच्चों ये वाला जो बी होगा इसके पास कितने आ जाएंगे, 10 मीटर पर सेकंड, जबकि ए वाला क्या आ जाएगा, रेस्ट पर। क्लियर है? इधर बी क्या आ जाएगा, रेस्ट पर, और ये वाला अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा, तो इट विल मूव विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। फिर अब इनके बीच में वेलोसिटी इंटरचेंज होंगी, यानी कि ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, यानी कि बी वाले के पास आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, सी वाले के पास 10 मीटर पर सेकंड, ये ए रहेगा और ये क्या रहेगा प्यारे बच्चों, डी, और फिर ये फिर इंटरचेंज कर लेगा। सो फाइनली ये बी आ जाएगा प्यारे बच्चों रेस्ट पर, और ए इधर में मार रहा होगा कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, जबकि ये सी वाला रेस्ट पर होगा और डी वाला की तरफ जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है? तो इसका मतलब आइडेंटिकल मासेस में इलास्टिकली कोलिजन में वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। प्यारे बच्चों उसके बहुत बड़े एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको। तो प्यारे बच्चों उसकी एक प्यारी सी एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं न्यूटन क्रैडल। इसमें क्या होता है, कुछ बॉल्स होते हैं जिनके आइडेंटिकल बॉल्स होते हैं, जिनके मासेस सेम होते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है 1। तो जैसे आप इस एक बॉल को यहाँ पे h हाइट से उठा के इसको छोड़ते हैं, तो ये आएगी स्पीड लेकर के, ये रुक जाएगी, फिर इसको वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगी, तो कट 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 वेलोसिटी कट से ट्रांसफर होते इस वाली बॉल पे चले जाती है, और ये लगभग क्या जाती है, उसी हाइट पर जाती है। अब ये उसी हाइट पर तभी जा पाएगी जबकि ये टकरा करके अपनी वेलोसिटी इसको दे देगी, फिर ये रुक जाएगी, फिर इसको दे देगी, फिर इसको दे देगी, फिर इसको दे देगी, यानी कि टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है प्यारे बच्चे। यहाँ पर क्या मेरी बात क्लियर है? अभी क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए फॉर्मूले की। ये बॉल जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 4 kg की है, ये दूसरी 5 मीटर पर सेकंड 2 kg की है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आपसे कह रहा है अगर a इज इक्वल टू 1 हो तो v1 v2 निकालिए, a इज इक्वल टू हाफ हो तो v1 v2 निकालिए, a इज इक्वल टू 0 हो तो v1 v2 निकालिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप क्वेश्चंस की। प्यारे बच्चों u1 कितना होगा +10, u2 कितना होगा -5। अब मुझे क्या निकालना है v1, तो मैं जानता हूँ फॉर्मूला क्या कहता है सर, फॉर्मूला कहता है m1 u1 + m2 u2 + m2 इंटू ई u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मेरे पास v1 कितना जाएगा 0, तब जबकि e को क्या लेंगे 1, फिर यहाँ पे v2 लिखेंगे उसी तरह से। ये वाली टर्म तो जो कि तो रहती हैं, ये वाली टर्म्स, अब बची वाली टर्म्स में यहाँ क्या आ जाएगा m1, यहाँ e आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा u1 माइनस u2, तो 15 आ जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों e इज इक्वल टू हाफ के लिए सॉल्व कर सकते हैं। जब आप e की वैल्यू हाफ रख के सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा।
और V2 मेरे पास कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से जीरो के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक्चुअली में E बराबर जीरो का बहुत अच्छा तरीका ये होता है, जब E बराबर क्या होता है जीरो, तो एक तय कर लो कि V1 V2 बराबर ही आते हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉल्स होती हैं वो आपस में क्या कर जाती हैं, स्टिक कर जाती हैं, या उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है कॉमन। तो आप सीधे सीधे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, या आप डायरेक्ट क्या करें m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 से सीधे सीधे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला प्यारे बच्चों लगा सकते हैं। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। क्लियर है? आइए करते हैं कुछ और सवाल। प्यारे बच्चों दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, इसका मास है, इसका मास है, यू सारी ये बॉल के रेस्ट पर टक्कर लगने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 और v2। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है e, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड v1 एंड v2। क्लियर है? तो v1 और v2 आपसे क्या करें, पूछा है। ये अक्सर इन सवालों में पूछा जाता है, क्योंकि जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी होता है तो उसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों v1 v2 निकालते हैं। सब दैट v1 इज इक्वल्स टू m1 u1 mu कैपिटल प्लस m इनटू 0 प्लस हाँ जी m2 क्या है सर, ये तो m ही है, e u2 माइनस u1 यानी कि 0 माइनस u अपॉन हाँ प्यारे बच्चों m प्लस m यानी कि 2m आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा mu, तो ये आ गया, और ये आ गया मेरे पास माइनस mu क्या डिवाइडेड बाई 2m, छम्मा छम्मा हो गए। तो प्यारे बच्चों 1 माइनस u बाई 2 आ जाएगा v1। और इसी तरह से जब आप v2 सॉल्व करेंगे तो दैट v2 इज इक्वल्स टू mu प्लस m इंटू 0 प्लस m इंटू v u माइनस 0 अपॉन m प्लस m से प्यारे बच्चों इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस u बाई 2। प्लीज इन रिजल्ट्स को याद रखें। तो टक्कर लगने के बाद जो v1 होगा वो 1 माइनस e u बाई 2 होगा, और जो v2 होगा प्यारे बच्चों वो 1 प्लस e u बाई 2 होगा। लिसन केयरफुली, इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फॉर आइडेंटिकल बॉल्स जिसमें एक बॉल क्या है, रेस्ट पर है। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों v1 v2 का आपसे अगर रेशो पूछ ले तो v1 v2 का रेशो क्या होगा सर, v1 v2 का रेशो होगा सर 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e, क्योंकि u बाई 2 हो जाएगा छम्मा छम्मा, तो 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? रिजल्ट याद रखें कि जो अब अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उसको हम इसके आगे से करेंगे। अच्छा, याद करने का तरीका क्या, टक्कर लगने के बाद ऑब्वियस है v2 बड़ा होता है इससे v1 से, तभी तो बॉल्स अलग अलग होती हैं। तो बड़ा मतलब 1 प्लस ई और छोटा मतलब 1 माइनस ई, इसलिए यहाँ 1 प्लस ई है तो v2 है, 1 माइनस ई है तो क्या है, v1 है। आइए करते हैं सवाल। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से समझें। एक m मास की बॉल जिसकी वेलोसिटी u, दूसरी बॉल आइडेंटिकल रेस्ट पर टकराती है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, e। तो आपसे कह रहा है अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देन कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो प्यारे बच्चों चूंकि आइडेंटिकल बॉल्स हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है e, तो मैंने अभी रिजल्ट सीखा क्या सर, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v1 में दैट v1 इज 1 माइनस e u बाई 2 एंड दैट v2 इज 1 प्लस e u बाई 2। क्लियर है? यहाँ से v1 आ गया, v2 आ गया। प्यारे बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूँ सर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ m स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर, दैट इज हाफ m का स्क्वायर। क्लियर है? अब लिखेंगे प्यारे बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो क्या है, यस सर हाफ m इंटू, हाँ बेटा लिख सकता हूँ 1 माइनस e का स्क्वायर u स्क्वायर बाई 4 हाफ m इंटू 1 प्लस e का होल स्क्वायर बाई 4 u का स्क्वायर। क्या क्लियर है? यस सर। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ k फाइनल इज 3/4 टाइम्स ऑफ k इनिशियल। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों हाफ m 1 माइनस e का स्क्वायर बाई 4 u स्क्वायर प्लस हाफ m 1 प्लस e का होल स्क्वायर बाई 4 u स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाँ बेटा 3/4 टाइम्स हाफ m इंटू u का स्क्वायर। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ से m हाफ m हो गए, छम्मा छम्मा। प्यारे बच्चों वाह, 4 भी क्या हो गए, यहाँ से छम्मा छम्मा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 1 माइनस e का होल स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 1 प्लस e का होल स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल्स टू
3u का स्क्वायर। क्या क्लियर है? अब आप देखिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन में u स्क्वायर भी क्या हो गए, वाओ, u स्क्वायर भी हो गए छम्मा छम्मा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सर 1 प्लस 1 माइनस 2e प्लस e स्क्वायर 1 प्लस 2e प्लस e स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों 3, 2e से 2e हो गए, ये मेरे पास आ गया 2 plus 2e square is equals to 3, so 2e square is equals to 1, so e is equals to 1 by root 2, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी आ गई 1 by root 2 आ गई। तो जरा सोचिए अगर ये सवाल कंपटीशन में पूछा गया और आपके रिजल्ट्स नहीं पता हैं तो प्यारे बच्चों बहुत हेक्टिक हो जाएगा एंड इट विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग। क्लियर है? आइए करते हैं अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप फिर देख रहे हैं, आपसे कह रहा है 2 kg की आइडेंटिकल बॉल है, ये बॉल क्या है रेस्टफुल, ये 2 मीटर पर सेकंड से धर्मू मार रही है। तो सबसे पहले फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जब आपसे कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो आप समझिए कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का K इनिशियल माइनस K फाइनल का कौन सी वैल्यू मैक्सिमम अंडरस्टूड है। E की वैल्यू कितनी होगी 0। तो भाई दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका तो E बराबर 0 पर V1 V2 निकाल लीजिए, यानी कि सर ये V1 और V क्या जाएगा बच्चों V2। V1 मैं जानता हूँ सर 1 माइनस U बाई 2 होगा और ये क्या 1 प्लस U बाई 2 होगा। यस सर। तो प्यारे बच्चों E को सबसे पहले क्या पुट कर दीजिए 0। जैसे E को 0 पुट करेंगे तो V1 कितना आ गया सर U बाई 2 और V2 भी कितना आ गया U बाई 2। क्लियर है? U क्या है इनिशियल वेलोसिटी 2, यानी कि ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड और ये भी आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि दोनों बॉल टक्कर लगने के बाद ये बॉल भी 1 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये बॉल भी कितने से 1 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी। तो प्यारे बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हाफ इनटू क्या 2 इंटू 1 स्क्वायर का डबल कर दो बिल्कुल। तो क्या इट कम्स आउट टू 2 जूल। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो क्या सर यहाँ से आ जाएगी हाफ इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू क्या है बच्चों 4 जूल। तो इसका मतलब दैट K इनिशियल माइनस K फाइनल इज व्हाट दिस इज 4 माइनस 2, इट कम्स आउट टू 2 जूल। अब यार ये बहुत लंबा तरीका है, कंपटीशन में आ जाएगा तो उतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो आप याद रखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या, दैट मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इज व्हाट हाफ m1 m2 ऑन m1 प्लस 2 into u1 माइनस u2। प्यारे बच्चों आइए वैल्यू रखते हैं हाफ 2 प्लस 2 इंटू u1 कितना है सर 2 माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इट कम्स आउट टू बी ये छम्मा छम्मा हो गए, यानी कि 2/4 इंटू क्या 2 का स्क्वायर। वाओ, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा दिस आंसर कम्स आउट टू बी 2 जूल। तो हिंग लगाना फिटक दी, रंग चोखा चोखा, शानदार जुगाड़ है। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस पूछे तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इस वाले फॉर्मूले को लगाओ और प्यारे बच्चों आंसर कैलकुलेट कर लो। अब आपसे कह रहा है सेकंड पार्ट, इसका नया क्वेश्चन बना दिया। कह रहा है इफ द एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ दिस मैक्सिमम, यानी कि लॉस कितना है, लॉस एक्चुअल में कितना है, लॉस इसका भी आधा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ई की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, द एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज दैट K इनिशियल माइनस K फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस मैक्सिमम लॉस, यानी कि इट इज 1 जूल, क्योंकि ये 2 है प्यारे बच्चों। ओके, तो ये कह रहा है मात्र कितना हुआ है 1 जूल हुआ है। तो आपसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो भाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्यारे बच्चे एक काम करते हैं, K1 लिख लेते हैं सबसे पहले। सर K1 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 इंटू 2 के स्क्वायर से कितना आ गया तो 4 जूल। सर K फाइनल लिखना चाहता हूँ। K फाइनल के लिए काम करते हैं प्यारे बच्चों, हाफ इंटू 2 इंटू यस 1 माइनस T का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू U का स्क्वायर।
भाई ये तो याद होना चाहिए ना आपको, v1 की वैल्यू इतनी होगी, और प्लस क्या बेटे हाफ इंटू 2 इंटू क्या 1 प्लस ई का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू यू का स्क्वायर। क्या क्लियर है? सो दिस इज के फाइनल। अब के फाइनल और के इनिशियल यानी कि के इनिशियल माइनस के फाइनल का डिफरेंस कितना गिवन है? 1 जूल। यानी कि सर द के इनिशियल माइनस के फाइनल इज 1 जूल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों दिस इज 4 माइनस, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस सर, 2 से 2 के हम छम हो गए, यानी कि सर 4 1 माइनस ई का होल स्क्वायर बाई 4 यू स्क्वायर। और u तो मुझे गिवन है, कितना है भाई? u है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं, यहीं पे इसको आसान कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर से 4 आ गया, 2 के स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना हो गया? फाइनली हो गया 4 माइनस 1 माइनस e का होल स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, और यहाँ पर फिर मैं लिख सकता हूँ प्लस 1 प्लस e का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स ये 4 हुआ माइनस, हाँ बेटे 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e और 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e इज इक्वल्स टू 1। ये फिर उड़ गया यहाँ से। ओके, तो दिस इज 4 माइनस 1, यह जाएगा 2, और यह जाएगा कितना प्यारे बच्चों? माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो प्यारे बच्चों यह आ गया 2 और यह आ गया 1 इज इक्वल्स टू 2e का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से भी e की वैल्यू कितनी है? यहाँ से वैल्यू भी फिर 1/√2 आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आप देखिए जो रिजल्ट है कौन से वाला, ये कितने कमाल का रिजल्ट है कि टक्कर लगने के बाद अगर आइडेंटिकल मासेस हैं तो वेलोसिटी 1 माइनस ई का स्क्वायर बाई 2 इंटू यू होती है। यानी कि मैं फिर आपको बता दूं जी 1 माइनस ई यानी बच्चों यू बाई 2 और 1 प्लस ई यू बाई 2। क्या क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√2 आ जाएगी। बच्चों स्पेशल रिजल्ट 2 की बात करें, ये m1 है और ये मैं आपको बता दूं ये क्या है? m2। इस बार जो m1 आपको वैसे देख के लग रहा होगा ये बिल्कुल साउंड है जो इससे आगे टकरा रहा है। प्यारे बच्चों इसकी स्पीड कितनी है? u1 और इसकी स्पीड कितनी है? u2। क्लियर है? एंड m1 इज मच 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 ग्रेटर देन m2। तो इस सिचुएशन में जो टक्कर लगने के बाद अपन बात कर रहे हैं कैसी कोलिजन की? हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन के केस में। तो इलास्टिक कोलिजन के केस में जो v1 होता है क्या वो m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस u2 होता है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं पूरी इक्वेशन को m1 से डिवाइड कर दूं तो v1 इज u1 प्लस m2 बाई m1 u2 प्लस m2 by m1 t times u2 minus u1 upon 1 plus m2 by m1। मैंने क्या किया? पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड किया है? डिवाइड किया है किससे? m1 से। क्लियर है? अब चूंकि m1 किससे बड़ा है? m2 से। तो प्यारे बच्चों अगर m1 इज मच 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 ग्रेटर देन m2 तो क्या m1 by m2 मच 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 ग्रेटर देन 1। ओके, यानी कि m2 by m1 इज मच 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 लेस देन 1। तो इसका मतलब सर ये वाले टर्म कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ये वाले टर्म का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, तो इसका मतलब इस वाले टर्म का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो v1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? u1 आ जाएगा। यानी कि वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, यानी कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और प्यारे बच्चों जब v2 लिखेंगे तो क्या m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1 u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2 लिखने पर जो v2 होगा क्या ये u1 प्लस यस m2 बाई m1 u2 प्लस u2 माइनस u1 ई को क्या रख दीजिए 1, क्योंकि प्यारे बच्चों e1 इसलिए है क्योंकि मैं इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 बाई m1, ये भी नेग्लेक्ट हो गया। ओके, इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ये वाले टर्म भी नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो v2 कम्स आउट टू बी 2u1 माइनस u2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान दीजिए। यानी कि जो छोटे वाली बॉल है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बड़े वाले की दुगनी में से माइनस u2।
जबकि जो ये वाली बॉल है v1 इसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको समझने के लिए ऐसा सोच सकते हैं प्यारे बच्चों कि यदि कोई ट्रेन किससे आकर के टकरा जाए, मान लीजिए ट्रेन जो है एक बड़ी सी ट्रेन, और ये बड़ी सी ट्रेन किसको टक्कर मार दे, इस गरीब साइकिल वाले को टक्कर मार दे। ये साइकिल वाला कितने से जा रहा है बेचारा, u से, और मान लीजिए ट्रेन की स्पीड कितनी है प्यारे बच्चों, ट्रेन की स्पीड है, ऐसा और एग्जांपल लेते हैं, मानो ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई 100 मीटर पर सेकंड, क्लियर, और साइकिल वाले की स्पीड कितनी है सर, मात्र 10 मीटर पर सेकंड। अब सोचो बेटे टक्कर के बाद क्या होगा सर, टक्कर के बाद ट्रेन की स्पीड तो इतनी ही रहेगी, यानी कि कितनी 100 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। लेकिन प्यारे बच्चों जो साइकिल की स्पीड है ना, दैट स्पीड ऑफ द साइकिल दैट v2 इज व्हाट सर 2 टाइम्स प्लस 100 साइन के साथ यूज करेंगे, माइनस कितना प्यारे बच्चों 10, so it comes out to be 200 minus 10, that is 190 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, यानी कि टक्कर लगने के बाद साइकिल वाले को बचाना भाई कितने से जाएगा मेरे दोस्त, 190 मीटर पर सेकंड से चला जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरह से आप ध्यान रख करके चलें, अगर कोई बहुत हैवियर ऑब्जेक्ट किसी लाइटर ऑब्जेक्ट से टकराता है तो लाइटर ऑब्जेक्ट को ये अपनी वेलोसिटी का दुगना दे देता है। कितना देता है? दुगना दे देता है। क्लियर है मेरी बात? इतना करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैसिव बॉल है जो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, बॉल इसकी तरफ 1 मीटर पर सेकंड से आ रही है। m1 is much greater than m2, साफ समझ में आ रहा है। तो आपसे कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो इस रिजल्ट को अप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों। इसकी वेलोसिटी में मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो v1 होता है वो किसके बराबर रहता है, u1 के। तो सर इसका मतलब इसकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना जी, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। अब प्यारे बच्चों मुझसे पूछ रहा है इसकी वेलोसिटी बताओ, तो क्या होता है v2 सर, v2 is 2u1 minus u2 वेक्टर। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों जो v2 वेक्टर होगा दैट इज 2u1, u1 कितना है 20 है प्लस 20 सर 2 into प्लस 20, और माइनस u2 क्या है प्यारे बच्चों, ये u2 है -1, so this is 22 plus 1 that is 41 मीटर पर सेकंड। यानी कि टक्कर लगने के बाद ये वाली बॉडी 41 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी। क्या क्लियर है? तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में ना मासेस दिए जाते हैं, बस आपसे कहता है कोलिजन इलास्टिक है तो इलास्टिक कोलिजन के बाद इनकी क्या बताइए, वेलोसिटीज कैलकुलेट कीजिए। आइए प्यारे बच्चों अब पढ़ते हैं एक स्पेशल केस जिसपे खूब सारे सवाल पूछे गए हैं, और फिर हम लोग चलेंगे ऑब्लिक कोलिजन की ओर। क्लियर है? ओके। अब प्यारे बच्चों जो अक्सर क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं जिनमें कोई बेसिक फॉर्मेट नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता। ओके, तो उनके लिए अपने को कुछ नहीं करना होता, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होता है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हमेशा होल्ड करता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन समझिए, एक बॉल जिसका मास है यू स्पीड से आ रही, दूसरी बॉल है जो कि रेस्ट पर किससे टकराएगी। टक्कर लगने के बाद एक वेलोसिटी बॉल की परपेंडिकुलर चलेगी। ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जब भी टकराने के बाद एक बॉल कहाँ चली जाती है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर चली जाती है। क्लियर है? तो जब एक बॉल परपेंडिकुलर चलेगी तो दूसरी बॉल कहाँ जाएगी, अपने आप में एक सवाल है, v2 की वैल्यू निकालनी होती है। तो v2 और थीटा पूछता है कि भाई इस बॉल की स्पीड बताओ टक्कर लगने के बाद, और ये इस डायरेक्शन से किस एंगल थीटा पर जाएगी ये आपको बताना है, ये गिवन होता है। तो प्यारे बच्चों कहीं भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन आप मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं। मैंने इधर की तरफ इसलिए मानी क्योंकि मुझे गट फीलिंग कहती है कि यार इधर की तरफ जाएगा ही, लेकिन अगर मान लो आप उल्टा मान लेंगे तो माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है ना? तो हमने इस डायरेक्शन में इसको मान दिया। अब सपोज प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है तो सिर्फ v2 निकालना है, थीटा निकालना है। यानी कि टक्कर लगने के बाद ये वाली बॉल किधर जाएगी और इसकी स्पीड कितनी होगी, ये आपको क्वेश्चन में बताना होगा। विश्वास कीजिए 3 से 4 सवाल इसी टॉपिक के ऊपर पूछे गए हैं, यकीन ना हो तो आप प्रीवियस पेपर्स को उठा करके देखें। तो प्यारे बच्चों कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं है। मोमेंटम क्या रहेगा पूरे से, ये टॉप व्यू है, मैं आपको बता दूं। टॉप व्यू मतलब अपन बात करें तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो एक काम करते हैं, मोमेंटम को x में कंजर्व कर लेते हैं पहले, क्योंकि नेट मोमेंटम x और y दोनों में कंजर्व रहेगा। तो एक बार x में कंजर्व करेंगे, एक बार किस में करेंगे, y में। तो सबसे पहले इनिशियली x में मोमेंटम लिखता हूँ। इस बॉल के पास मोमेंटम कितना था सर, mu, इसका कितना था 0। प्यारे बच्चों इसके पास मोमेंटम y में है तो कोई काम का नहीं है। और ये जो वेलोसिटी मुझे दिखाई दे रही है, इसको इधर की तरफ लिख लेता हूँ v2 cos थीटा, इधर की तरफ क्या लिख लेता हूँ v2 sin थीटा। तो x में टोटल मोमेंटम आप देख रहे हैं तो इसके पास था, और फिर इसके पास है, और तो किसी के पास नहीं, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये mu is equals to mv2 cos थीटा। क्लियर? चलो सर,
ये मेरे पास आगे प्यारे बच्चों पहली इक्वेशन। अब मैं y में मोमेंटम कंजर्व करूंगा, क्योंकि शुरू में सिस्टम पे देखो y में कोई मोमेंटम नहीं है, तो y में पहले भी नहीं था तो अब भी जीरो होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी डायरेक्शन इधर मानी, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट इसके मोमेंटम को खत्म कर देगा। फिर भी लिखते हैं फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, m इंटू v1 इधर हुआ प्यारे बच्चों, v2 का ये कंपोनेंट हुआ v2 sin थीटा। क्लियर है? तो जो फाइनल मोमेंटम लिखूंगा वो क्या लिखूंगा सर, ये प्लस होगा तो ये क्या होगा माइनस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यस जीरो, इसका शुरू में था ही नहीं। फाइनली ये मुझे गिवन है यानी कि प्लस एम वी1, ये ऊपर है तो उसका नीचे होगा क्योंकि पहले कितना था जीरो, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस एम वी टू साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, एम वी वन इज इक्वल टू एम वी टू साइन थीटा। दो इक्वेशन मेरे पास है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, मास क्या मतलब v1 by u is equals to tan थीटा, तो क्या मेरे पास ये डायरेक्शन आ जाएगी? यस सर, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा प्यारे बच्चों, मेरे पास वो डायरेक्शन आ जाएगी। v1 मुझे पता है, u मुझे पता है, तो मैं उस डायरेक्शन थीटा को निकाल सकता हूँ जिसमें ये बोट मूव मारेगी। साथ में इसका स्क्वायर ऐड कर दूंगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करने पर जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी v2 की वो ऑब्वियस है इन दोनों का सम आ जाएगी। सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, दैट v1 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसकी स्पीड आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? आइए करते हैं इस पे एक सवाल। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक बॉल b है, ये बॉल a है। क्लियर? बॉल b की वेलोसिटी है इनिशियल v और बॉल a है रेस्ट पर। क्लियर? ये इनिशियल कंडीशन है। आपसे कह रहा है आफ्टर कोलिजन जो बॉल B है वो इनिशियल डायरेक्शन से परपेंडिकुलरली जाती है, कितनी वेलोसिटी से? v/2 से मूव कर रही है, ये आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द डायरेक्शन इन विच बॉल ए मूव्स आफ्टर द कोलिजन, यानी कि जो बॉल है ये किस थीटा पर जाएगी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। एक बार फिर मैं आपसे क्वेश्चन बता दूं प्यारे बच्चों, बॉल A, बॉल B, बॉल A जिसका मास m2 है, v स्पीड से जा रही है, ये है बॉल A जो कि रेस्ट पर है जिसका मास m1 है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये v सारे इससे टकराते, कह रहे टक्कर लगने के बाद m2 मूव्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन विद वेलोसिटी v/2। विद v/2। क्लियर? तो आपसे पूछा आफ्टर कोलिजन फाइंड द डायरेक्शन इन विच बॉल ए मूव्स। तो वैसे तो आप कहीं भी मान सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में इधर मान लिया था, इस बार मैंने इस डायरेक्शन में इसको एज्यूम कर लिया। अगर मेरा डायरेक्शन निगेटिव आ गया तो समझ लेना कि इधर की जगह इधर जा रहा होगा, और इससे ज्यादा कोई खास बात नहीं है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन एज्यूम कर ली थीटा और इसकी वेलोसिटी कितनी मान ली v2, लेट इट मूव्स विद v2 एंड विद एट एन एंगल थीटा। ये सारा का सारा टॉप व्यू है, मैं आपसे पहले बता रहा हूँ। बॉल ऐसे टकराएगी, एक ऐसे जाएगी और दूसरी इस तरह से जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सब कुछ चल रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोमेंटम कैन बी कंजर्व एक्स एंड वाई एज वेल, क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं, तो एक्स एक्सिस कह लो, m2v से ये जा रहा होगा, ये जीरो है। इसका मोमेंटम लिखना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, इसका मोमेंटम जो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में सब कुछ चल रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोमेंटम कैन बी कंजर्व एक्स एंड वाई एज वेल, क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं, तो एक्स एक्सिस कह लो, m2v से ये जा रहा होगा, ये जीरो है। इसका मोमेंटम लिखना चाहता हूं प्यारे बच्चों, इसका मोमेंटम जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, वाई डायरेक्शन में, एक्स से कोई मतलब नहीं। v2 के दो कंपोनेंट होगा, इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा v2 cos थीटा और इधर की तरफ क्या होगा सर v2 sin थीटा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके, ये m1 है। अब एक काम करते हैं, पहले x में लिख लेते हैं, तो x में इसके पास है और केवल इसके पास है, तो यानी कि सर m2 into v is equals to yes m1 v2 cos थीटा। x क्या लो, मोमेंटम y में लिखते हैं प्यारे बच्चों, मोमेंटम इसके पास भी नहीं है y में, इसके पास भी तो वैसे ही रेस्ट पर है, तो क्या केवल इसके पास मोमेंटम है? यस, कितना m2 v/2, और इसके पास है इधर, तो मैं मान लेता हूं अपने आप नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि मैंने आर्बिट्ररी डायरेक्शन चूज की है। तो इसका हुआ m2 v/2, जीरो, इनिशियल वाज जीरो, एक्स एक्सिस कर लो, फाइनली m v/2 ये गिवन है प्यारे बच्चों, ये मुझे नहीं पता, अपने आप साइन के साथ आ जाएगा, प्लस m1 v2 sin थीटा। तो देखो अपने आप माइनस साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि
कि सर जो इसकी डायरेक्शन है ना, किसकी डायरेक्शन, ये v/2 है, यानी कि v2 की डायरेक्शन v के अपोजिट है। आ गया अपने आप। चलो प्यारे बच्चों, दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास ये v/2 है बेटे, कितना है, v2 नहीं v/2, तो ये मेरे पास हाफ tan थीटा आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -1/2। तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एक्चुअल में उधर नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, वेक्टर ने कैसे बना दी अपनी कहानी, ये एक्चुअल में इधर की तरफ ही जाएगा। क्या क्लियर है? और प्यारे बच्चों, अगर मुझसे क्या पूछ ले, v2 पूछ ले, तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v2 भी निकल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों चर्चा करते हैं किसके ऊपर, ऑब्लिक कोलिजन के ऊपर, ओके, जिसमें LOC LM अलग अलग डायरेक्शन में, वो कोलिजन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ऑब्लिक कोलिजन कहलाता है। आइए समझते हैं। ये मेरे पास है दो आइडेंटिकल बॉल्स जिनके मासेस क्या है सेम, और जिनकी रेडियस क्या है बच्चों r, क्लियर है, और ये यहाँ से इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, क्लियर, यानी कि इसकी रेडियस भी कितनी है r, इसकी रेडियस भी कितने प्यारे बच्चों r, और ये इसका जो ये वाला पॉइंट है इसके जो सेंटर पर है, तो इसका मतलब ये r होगा, ये r होगा, ये r होगा, तो ये 2r होगा। तो आपसे कह रहा है कि यार फाइंड, इस बॉल को एक है, इसको क्या कहूंगी, तो आपसे कह रहा है बच्चे फाइंड वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी ऑफ B जस्ट आफ्टर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले बात, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो क्या ये क्या होगा सर, ये हुआ LOM, प्यारे बच्चों फोर्स लगेगा इधर, तो ये हुआ LOC, क्लियर है। तो ये LOC है, ये LOM है, अलग अलग डायरेक्शन में, तो समझ जाइए कैसा कोलिजन होगा, एक ऑब्लिक कोलिजन होगा। प्यारे बच्चों काम करते हैं, ट्राइंगल को देखता हूँ, ये R है, ये 2R है, ये एंगल कितना हुआ थीटा, तो sin थीटा हुआ r/2r से 1/2, सो थीटा इज इक्वल्स टू कितने डिग्री आ गया प्यारे बच्चों, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया। क्लियर हो गई बात यहाँ से? तो प्यारे बच्चों थीटा कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया यहाँ से, क्योंकि ये r है, ये 2r है। अब एक काम करते हैं, कोलिजन है इलास्टिक, ये बराबर 1, तो सबसे पहले इनको पॉइंट मास मान लेते हैं। देखो उसको करने का तेरा बड़ा अच्छा सा तरीका है, ये आपने ये क्या शो कर रहा है, ये है LOC, और ये वाली जो बॉल है, इस एंगल को क्या हुआ प्यारे बच्चों, थीटा कहूँ, ये हुआ tan, ये थीटा, तो ये हुआ tan sin थीटा, ओके, यानी कि हुआ tan थीटा के साथ tan sin थीटा, यानी कि प्यारे बच्चों tan/2 यानी कि साइन, और ये वाला है tan cos थीटा, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं वेलोसिटी मस्ट बी रिटन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। क्लियर? तो मैंने इधर उधर दो भागों में तोड़ा, तो यह जाएगा प्यारे बच्चों tan cos 30 यानी कि साइन, ये वाली क्या है, ये वेस्ट पर है, बस हो गया काम प्यारे बच्चों। LOC के अलावा देखो, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि ये 5√3 से आ रही है और ये वेस्ट पर है, तो अभी इसको मत देखो, तो जरा सोचो टक्कर के बाद क्या होगा। टक्कर के बाद ये वाली वेलोसिटी सेम मासेस के लिए इंटरचेंज हो जाते हैं, सब बच्चे जानते हैं मासेस अगर क्या सेम और p बराबर है 1, तो क्या वेलोसिटी गेट इंटरचेंज, यस। तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी 5√3 है वो किसके पास चली गई, इसके पास, और ये वाली की वेलोसिटी 0 हो गई इधर, लेकिन इसकी इस वाली वेलोसिटी पर एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसकी 5 मीटर पर सेकेंड एज इट इज रहेगी और ये वाली वेलोसिटी इसके पास चली गई। तो इसका मतलब सर ये किसकी वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ v एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ va। और प्यारे बच्चों कमाल की बात ये है कि 90 डिग्री पर जाएंगे तो एक बहुत प्यारा रिजल्ट है, क्या, जब कोई आइडेंटिकल मास के ऑब्जेक्ट्स में एक ऑब्लिक कोलिजन होता है। कैसे कोलिजन होता है, ऑब्लिक कोलिजन होता है। तो ऑब्लिक कोलिजन में कोलिजन के पश्चात ये जो बॉडीज होती है ये हमेशा एक दूसरे से कितने डिग्री पर मूव मारती हैं, 90 डिग्री पर मूव मारती हैं। क्लियर है? ध्यान रखें। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आप जो फॉर्मूला लगाते थे कौन से वाला, सर मैं लगाता था v1 बराबर m1 u1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आप लिखेंगे ना प्यारे बच्चों, तो ये वेलोसिटी कौन से वाली होंगी, सर ये वही वेलोसिटी होगी जो नॉर्मल के अलोंग वाली होगी। क्लियर है? बस उस वाले फॉर्मूले में ये वाली वेलोसिटी यूज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। आइए प्यारे बच्चों पढ़ते हैं इम्पल्स।
प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं इम्पल्स की। पहली बात तो मैं बता दूं, जब भी कभी हम लोग इम्पल्स की बात करते हैं तो इम्पल्स का मतलब होता है किसी छोटे से टाइम में होने वाला कोई भी फिनोमेना। कैसे टाइम में? छोटे टाइम में। जैसे आप बताइए छोटे टाइम में होने वाला फिनोमेना क्या है सर? जैसे कोलिजन। प्यारे बच्चों कोलिजन क्या बहुत जल्दी हो जाता है? यस सर। क्या एक्सप्लोजन? यस। यानी कि जो टक्कर है, ये जो विस्फोट है, ये कैसे टाइम में होता है? इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में होने वाले इवेंट्स होते हैं प्यारे बच्चों। इनके लिए हम लोग टाइम नहीं एक्चुअली डीटी यूज करते हैं। क्लियर? तो मैं भी अपनी बात को यहाँ पे आके प्रोसीड करूंगा, इम्पल्स पे चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं समझना चाहता हूँ कि जो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, तो प्यारे बच्चों एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन कोशिश करेंगे इसको समझने की। है काम का, भारी बिल्कुल भी नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग बैठो तो मजा आता है। पहली बात तो इम्पल्सिव है ना। इम्पल्सिव होने का मतलब कुछ कहीं ना कहीं गुस्सा या कुछ ऐसी चीज जो बहुत छोटे टाइम के लिए होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इम्पल्स का मतलब बेसिकली कोलिजन, एक्सप्लोजन या तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसे आप जर्क कहते हैं, या हिंदी में आगे से क्या कह सकते हैं, झटका। क्लियर है? तो ये वो इवेंट्स हैं जिनमें टाइम जो होता है इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम लगता है। आप सोचिए बॉल आई, टकरा के चली गई, क्रिकेटर के हाथ मतलब बैट से टकरा और चली गई, तो कितना सा टाइम लगा सोचिए उस समय में। तो वो सारे के सारे जो भी टाइम होते हैं वो इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं डीटी। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻5 सेकेंड्स तक होती है। आपको यकीन नहीं होगा कि 1 सेकंड का 1,00,000वां हिस्सा, यानी कि आप सोचिए कोई इवेंट इतने कम टाइम में हो सकता है। यार ऑब्वियस है, जब गाड़ी जा रही होती है और एक्सीडेंट होता है तो क्या एक्सीडेंट होने के बाद एकदम से त्राही त्राही मच जाती है? तो जरा सोचिए हम उसी छोटे से समय पर अभी आने वाले होंगे। फिलहाल यहाँ से शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। मैं जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, दैट डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से डीपी को इधर ले गए, एफ के साथ डी टी का प्रोडक्ट हो गया प्यारे बच्चों। फोर्स का टाइम के साथ ही प्रोडक्ट है, जो कि किसके बराबर है? डीपी के। और मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, कहां से कहां तक? यहाँ टाइम के लिए और यहाँ पर मोमेंटम के लिए, P1 से P2 और T1 से T2। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी टी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब ये समय इंटरवल के लिए जो चेंज इन मोमेंटम होगा प्यारे बच्चों ये होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इसमें एक बात समझें, ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स जो छोटे से समय में लगता है, इसकी अजीब सी नेचर होती है, एक वेरिएबल टाइप फोर्स होता है इस तरह से। तो वेरिएबल फोर्स होता है, उसका मतलब इट कैन नॉट टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन। नो सर। अब इसकी नेचर का भी मुझे नहीं पता है, तो मैं अक्सर यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्चुअल में एफ नहीं निकालता बल्कि एफ डी टी कैलकुलेट करता हूँ। ध्यान से समझिए, क्योंकि एफ तो मुझे पता ही नहीं ना कि एफ कितना है। एफ की तो नेचर ही बहुत अजीब से, जब कोलिजन हो रहा है, जब बॉल बैट से टकरा के चली गई तो वो फोर्स तो पता नहीं कैसा था, उसका कोई मैग्नीट्यूड है पता नहीं, वो अजीब सा वेरिएबल फोर्स है। उसका ग्राफ तो मुझे पता है लेकिन उसके मैग्नीट्यूड का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये फोर्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होता है एफ डी टी, ओके, दैट इज फाइनाइट एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इस फोर्स को कांस्टेंट मान लूं, होता नहीं है, लेकिन अगर मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, कोई एवरेज फोर्स मान लो, कांस्टेंट फोर्स मान लो, अब इस सिचुएशन में मैं इस ग्राफ को ऐसे बना लेता हूं। ये नेचर एक्चुअल होती है, इसको ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो ऐसे मानने पर प्यारे बच्चों ये जो एफ है, अब मैं जैसे उसको एफ को एफ एवरेज मानता हूं, तो एफ एवरेज मानकर क्या होगा सर? मैं जब इसको एफ को एफ एवरेज मान लूंगा तो मेरे पास ये जो P2 माइनस P1 है प्यारे बच्चों, ये P2 माइनस P1 मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल एफ एवरेज डी टी। कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये डेल्टा टी हो गया, तो डेल्टा टी आ गया। क्या क्लियर है? सो दैट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, तो आप जो फॉर्मूला एवरेज का पढ़ते हैं ना मेरे बच्चों, वो इसलिए पढ़ते हैं कि आप इसको क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। वरना एक्चुअल में आप इस फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, आप इस टर्म को ही कैलकुलेट करते हैं। और ये जो टर्म है प्यारे बच्चों, इस टर्म को भी हम क्या कहते हैं? इस टर्म को हम एक्चुअल में इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस टर्म इज कॉल्ड एज इम्पल्स एंड इट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो आप एफडीटी का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और मोमेंटम का चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस इसको और डिटेल में समझते हैं प्यारे बच्चों। फिलहाल एफ एवरेज डेल्टा बी डेल्टा टी कब लगेगा? तब जबकि एफ को क्या मान लिया जाएगा? कांस्टेंट एवरेज फोर्स। तभी आप इस वाले फॉर्मूले को क्या कर पाएंगे? यूज कर पाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा अभी आपको इसमें जमने में, जरा 2-3 बार में कोई बात बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में 2 kg की बॉल जो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रही है, टक्कर लगने के बाद E1 है, तो सर ने कहा था इसकी वेलोसिटी बस उल्टी हो जाएगी डायरेक्शन वाइज। मास तो 2 kg ही रहा, तो डेल्टा टी कितना? 10⁻⁻5 सेकंड तक कांटेक्ट रहा। तो आपसे पूछा एवरेज फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम इनिशियल मोमेंटम। सर इनिशियल मोमेंटम हुआ 20, माइनस लगा सकता हूँ,
डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव। प्यारे बच्चों पी फाइनल लिख सकता हूं यहां से क्या प्लस 20। ओके, सो द चेंज इन मोमेंटम दैट इज सिंपली पी फाइनल माइनस पी इनिशियल दैट इज 20 माइनस 20 इट इज 40 kg per second। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों मैं जानता हूं दैट एवरेज फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। सो दिस इज 40 10 to the power -5, क्या 40 into 10 to the power 5 न्यूटन। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा फोर्स है। यानी कि अगर आप सोचिए टाइम की डायमेंशन बहुत छोटी हो जाए तो आप सोचिए फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए ऐसे फोर्सेस जो छोटे समय के लिए लार्ज मैग्नीट्यूड के फोर्सेस होते हैं, ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं? सच काइंड ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड एज इंपल्सिव फोर्सेस। क्या क्लियर है? इसलिए प्यारे बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं जब कोलिजन होता है, जब एक्सप्लोजन होता है या जब कहीं जर्क लगता है तो डेल्टा टी 0 नहीं बल्कि टेंड्स टू 0 बहुत कम होता है। और मैं जानता हूं कि डेल्टा टी क्या है प्यारे बच्चों? सोचो फाइनाइट, तो क्या डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एफ इनटू डेल्टा टी। अब ये तो मुझे पता है क्या है, फाइनाइट। भाई 40 तो फाइनाइट वैल्यू है ना। अब सोचो जब अगर ये बहुत छोटा है तो क्या इट मस्ट बी वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि जब लार्ज को इनफाइनाइटली स्मॉल से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो प्यारे बच्चों फाइनाइट क्वांटिटी आती है। तो मोमेंटम का चेंज अगर फाइनाइट है तो सोचिए टाइम के बहुत छोटा होने पर जो फोर्स होगा प्यारे बच्चों वो बहुत लार्ज फोर्स क्या करता है, बॉडी पर एक्ट करता है। इसलिए मुझे इसकी नेचर पता नहीं होती, लेकिन मैं ग्राफ में इसको कांस्टेंट एवरेज फोर्स मान करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं। तो क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? तो मैं एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर पाता हूं। आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है, इसमें ध्यान रखना जो एंगल थीटा है वो क्या है? बेसिकली नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल है। ई कितना है? 1 E1 होगा तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। बॉल जिसका मास m वेलोसिटी v0 से आती है थीटा एंगल पर, E1 है तो इतनी एंगल थीटा पर चली जाएगी प्यारे बच्चों, और वेलोसिटी की वैल्यू भी कितनी रहेगी? v0 ही रहेगी। अब आपसे पूछा अगर टाइम ऑफ कोलिजन कितना हो? डेल्टा टी। तो आपसे पूछा एवरेज फोर्स कैलकुलेट कीजिए। सो व्हाट इज दैट एवरेज फोर्स? सो दैट एवरेज फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। प्यारे बच्चों मोमेंटम को लिख सकता हूँ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब एक काम करते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना होगा आई जी के में। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो क्या ये एम बी नॉट कॉस थीटा आई कैप होगा? क्या ये एम बी नॉट साइन थीटा जे कैप होगा? यस सर, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। क्या ये एम बी नॉट कॉस थीटा माइनस आई कैप होगा? क्या ये एम बी नॉट साइन थीटा क्या जे कैप? तो यहां से दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू यस एम बी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस एम बी नॉट साइन थीटा जे कैप, एंड दैट पी फाइनल इज एम बी नॉट cos theta minus I cap plus m b naught sin theta j cap। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल, यस माइनस माइनस माइनस। तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो कंपोनेंट है कौन से वाला, ये जो मेरा cos वाला कंपोनेंट है ये तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, जबकि साइन वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। क्या क्लियर है? सो दैट चेंज इन मोमेंटम दैट इज 2m0 cos थीटा। और अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में प्यारे बच्चों डायरेक्शन के हिसाब से ये जो डायरेक्शन होगी दैट डायरेक्शन इज बेसिकली आई कैप माइनस के साथ, क्योंकि ये माइनस है तो ये भी क्या होगा? माइनस ही हो जाएगा, यानी कि 2 क्लियर। यानी कि जो चेंज मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इस तरफ होगी, और ये इतनी हो जाएगी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जो फोर्स होगा दैट फोर्स इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी मैग्नीट्यूड से, सो इट इज 2m0 cos थीटा अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से मेरे पास एवरेज फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए प्लीज प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखें
जब भी एंगल थीटा दिया जाए तो थीटा हमेशा किसके साथ होगा, थीटा हमेशा नॉर्मल के साथ होगा। अब एक क्वेश्चन समझते हैं, याद रखना है अपने को। मान लीजिए थीटा कितने डिग्री है, सपोज 30 डिग्री, कितने डिग्री, 30 डिग्री, और पार्टिकल एम से है, और ई कितना है अगर 1, तो कितने पर जाएगा 30, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा सर 2mv0 cos 30 डिग्री। क्या क्लियर है? यस। आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बुलेट जिसका मास कितना है m, ये ब्लॉक ए का हूं, इस ब्लॉक को बी का हूं, दोनों किससे कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से। ये आई और इसके साथ आकर के कह रहा है बुलेट इज एम्बेडेड इन द ब्लॉक, ये इसके अंदर एम्बेडेड कर जाएगी। जैसे एम्बेड करेगी तो आप समझ रहे होंगे झटका लगेगा, और रस्सी क्या करेगी, रस्सी के अंदर एक टेंशन जनरेट। लेकिन ये टाइम कितना है सर, ये बहुत छोटा टाइम है, तो टेंशन क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे सर, टी डी टी को डिफाइन करेंगे, जो कि कैसे क्वांटिटी होगी, जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी। तो प्यारे बच्चों टी के साथ डी टी लिख देता हूँ, यहाँ पे टी के साथ डी टी लिख देता हूँ। अब ये ब्लॉक भी डी से जाएगा कंस्ट्रेंट्स, और ये भी कितने से जाएगा, वी से जाएगा। और अगर मैं बात करूँ बुलेट की, तो ये जो बुलेट है ये भी किससे जाएगी, वी से, क्योंकि प्यारे बच्चों जब ये इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगी, तो इसके अंदर एम्बेडेड होने से, धंसने से, ये भी तो वी से ही मूव करेगी ना, तो इसका मैं अलग से बना देता हूँ। इसके बाद प्यारे बच्चों एक फोर्स और अगर आप ध्यान से देखें, तो जो फोर्स नॉर्मल होगा, एक्चुअल में ये जो बुलेट है, जब ये बुलेट इस ब्लॉक पे टकराएगी, तो ये ब्लॉक इस बुलेट पर एक नॉर्मल लगाएगा, तो ये बुलेट भी इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल लगाएगा। ये भी कैसा होगा सर, ये भी लार्ज मैग्नीट्यूड का होगा। क्लियर है? एक बार इक्वेशन लिखना सीखना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ये भी किससे, बी से। सबसे पहले लिखता हूं 4 ब्लॉक ए। ए ब्लॉक के लिए प्यारे बच्चों इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, फाइनल मोमेंटम कितना है, mv। एक डायरेक्शन ये वाली प्लस, ये वाली माइनस, तो इसका मतलब सर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। क्लियर? और ये भी प्लस। तो लिखते हैं सबसे पहले ए के लिए। ए के लिए लिखता हूं पी फाइनल mv माइनस पी इनिशियल 0 इज इक्वल्स टू टी डी टी। टी इधर है प्यारे बच्चों, यानी कि प्लस। क्लियर? अब बात करते हैं बी की। एक बार इक्वेशन लिखना सीख लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी ब्लॉक की बात करें सर, ये रहा बी ब्लॉक। बी ब्लॉक पर पहले बच्चों एक एन और एक टेंशन, यानी कि सर टेंशन इधर है तो नेगेटिव, एन उधर है तो पॉजिटिव, इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल से। पी फाइनल कितना है सर, पी फाइनल है mv, और पी इनिशियल कितना था सर, ये रेस्ट पर था, तो ये 0। क्लियर है? अब बात करते हैं, इक्वेशन लिखता हूँ प्यारे बच्चों बुलेट की। किसकी? बुलेट की। बुलेट कहाँ है सर, बुलेट ये रही, कितने से आई थी, mv0 से। तो बुलेट पर केवल इधर की तरफ एक n लग रहा है, तो माइनस n dt इज इक्वल्स टू, हाँ प्यारे बच्चों, दैट n dt इज इक्वल्स टू, यहां से इसका जो इनिशियल मोमेंटम था वो mv0, और फाइनल कितना है इसका भी mv है, तो इसका मतलब mv माइनस mv0। तो ये मेरे पास प्यारे बच्चों कौन सी इक्वेशन आ गई, तीसरी इक्वेशन आ गई है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इन इक्वेशंस को लिखने की तो और बेटर लगेगा। इसको उल्टा करके लिख देता हूँ, है ना। दोबारा से देखें, ब्लॉक ए के लिए, ब्लॉक ए का इनिशियल मोमेंटम, ब्लॉक ए पर फोर्स इधर, यानी कि टेंशन इधर होगी, तो इंटीग्रल टी डी टी इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है सर, mv, पी इनिशियल कितना है प्यारे बच्चों, 0। अब एक काम करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, तो क्या है ये तो सर 0 इज इक्वल्स टू यस 3mv माइनस mv0। क्लियर है? तो क्या बच्चों 3mv बराबर mv0 से क्या v की वैल्यू आ गई कितनी, v0/c। और मुझसे पूछ रहा है इम्पल्स ऑफ टेंशन, तो यहाँ से इस इक्वेशन को देखूं तो इंटीग्रल टी डी टी
इज इक्वल्स टू m इंटू वी से प्यारे बच्चों m इंटू वी की वैल्यू बिना राइट से कर दीजिए, मेरा आंसर आ जाएगा कितना m राइट। क्लियर है? तो ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टेंशन का इंपल्स भी निकाल सकता हूँ, मैं फाइनल वेलोसिटी भी क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एक एम मास की बुलेट v नॉट स्पीड से आती है, ये ब्लॉक रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, इसमें आके एम्बेडेड हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड v ऑफ द ब्लॉक्स व्हेन द बुलेट इज जस्ट एम्बेडेड इन द ब्लॉक्स। तो प्यारे बच्चों जब इसके अंदर धंस जाएगी तो धंसने के बाद एक झटका लगेगा, यस सर, जिससे टेंशन टी डी टी इधर आ जाएगी, इसमें टेंशन टी डी टी इधर आ जाएगी। क्लियर है? क्योंकि फोर्स तो मैं डायरेक्शन निकाल ही सकता हूँ। और प्यारे बच्चों ये एम मास की बॉडी v से नीचे जाएगी और ये v से ऊपर जाएगी, और ये जो बुलेट है ये एम्बेडेड हो गई है तो ये भी v से नीचे ही जाएगी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपसे कह रहा है v ऑफ द ब्लॉक निकालो, इसका जुगाड़ समझे बस। इसमें क्या करना होता है, सीधे सीधे स्ट्रिंग के अलोंग मोमेंटम कंजर्व कर देना होता है। यानी कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आप इस सिस्टम को प्यारे बच्चों ऐसे बना लो, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, ये बुलेट हम आई कितनी स्पीड से, v नॉट से। अब सोचो स्ट्रिंग के अलाउंग काम चलाना है, तो स्ट्रिंग के अलाउंग यानी कि टक्कर के बाद होगा क्या, आप देखिए इसको ऐसे बना देंगे। जब आप इसको ऐसे बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे तो इसकी जो वेलोसिटी वो ऐसे आ जाएगी, ओके, और इसकी वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये भी कितने से जाएगा, v से, ये भी कितने से जाएगा, v से, और बुलेट भी कितने से जाएगा, v से। ये m, ये m, ये m, इस स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए। तो क्या mv बराबर, सॉरी क्या mv नॉट बराबर प्यारे बच्चों 3mv, तो v की वैल्यू कितनी है, तो v आ गया मेरे पास v नॉट बाई 3। अब टेंशन का इंपल्स निकालना है तो एक काम कीजिए, यहाँ टी डी टी लगा दीजिए, यहाँ टी डी टी शुरू ना होगा ही नहीं, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, फाइनल कितना होगा mv, तो टी डी टी इज इक्वल्स टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो इंटीग्रल टी डी टी इज इक्वल्स टू, भाई आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे, तो इससे सॉल्व कर लीजिए। सो दैट टी डी टी इज इक्वल्स टू व्हाट, प्यारे बच्चों याद आएगा mv कितना होगा फाइनल, mv माइनस 0 यानी कि mv बाई 3। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, टेंशन का इंपल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? इस क्वेश्चन में एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर यहाँ स्ट्रिंग ना होती, अगर यहाँ स्ट्रिंग ना होती, ओके, यहाँ क्या होता प्यारे बच्चों, एक स्प्रिंग होता, क्या होता, एक स्प्रिंग होता, और यहां पर ये बुलेट वही v नॉट से आती। तो प्यारे बच्चों इस स्प्रिंग के होने के कारण मैं इसमें कोई जर्क ना मारता, यानी कि इसमें कोई झटका ही नहीं आएगा। तो सर फिर क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, ये हालांकि रेस्ट पर है, तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों, रेस्ट पर है। तो जब इसके अंदर स्प्रिंग लगा होगा तो स्प्रिंग की स्थिति में हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? क्योंकि जो इसकी फोर्स होती है, स्प्रिंग की फोर्स, ये बहुत ही फाइनाइट यानी कि स्मॉल मैग्नीट्यूड की होती है। तो जरा सोचो, स्मॉल मैग्नीट्यूड की फोर्स को इनफाइनाइट ऐसे स्मॉल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कहाँ पहुंच जाएगी, 0 नहीं पहुंच जाएगी। भाई बात है 10 न्यूटन हो और ये 10 टू द पावर -5 टाइम हो, तो जरा बताओ इसको खा के लगभग 0 के बराबर दे देगा। तो इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं होगा। तो फिर क्या करना, बस इसको कंसिडर करना है, मजा आ गया। टक्कर लगने के बाद इसकी भी कितनी भी, इसकी भी कितनी भी, तो प्यारे बच्चों mv नॉट बराबर कितना 2mv, छम्मा छम्मा, तो आंसर कितना है, v नॉट बाई 2। इसलिए ध्यान रहे, अगर स्ट्रिंग है तो आप डायरेक्टली यूज करें, लेकिन अगर स्ट्रिंग है तो फिर आपको स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना ही होगा। तो प्यारे बच्चों ये था सेंटर ऑफ मास आपके क्रैश कोर्स में। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपका हर टॉपिक कवर करूं, लेकिन माफी चाहूंगा समय कम है, लेकिन जितने मैंने कोशिश की है कराने की, मैंने पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से। आशा करता हूं आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और मेरी मेहनत को सफल बनाएंगे। प्यारे बच्चों थैंक यू वेरी मच, खूब मेहनत कीजिए,
खूब आगे बढ़िए, क्योंकि मंजिलें मिल ही जाएंगी। चलिए तो सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। और थोड़ा सा हंसते भी रहिए भाई, कि इतना ना खुद को बचाया करो, कभी बारिश हो तो भीग जाया करो। इतना ना खुद को बचाया करो, कभी बारिश हो तो भीग जाया करो। और चांद लाकर नहीं देगा कोई, अपने चेहरे से ही जगमगाया करो, अपने चेहरे से ही जगमगाया करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राष्ट्र प्रथम। थैंक यू वेरी मच।